सकलैन, ये एसी भी चलाओ मेरे बच्चे। 5 जुलाई तक नहीं। हाँ, सिर्फ 5 जुलाई तक है मेरे बच्चे। अगर 5 जुलाई तक आप इसको ऑनलाइन रख लें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको फिजिकली पढ़ें, इस सब्जेक्ट को आप ऑनलाइन रख लें। इसकी डेली की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, कुछ 5-7 दिन 10 दिन तो वैसे भी। और बाकी इसका लिंक भी शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। और ऑनलाइन वैसे ही सबका पोर्टल सबको वैसे ही हमने दिए। आप चाहे लें या ना लें क्लासेस, लेकिन पोर्टल सबको मिलेगा, ये तो आपको पता है। लेकिन उस पोर्टल मिलने का हरगज़ भी ये मतलब नहीं कि खुदा ना खासा आप पोर्टल पे शिफ्ट हो जाए और वो पेंडिंग लेक्चर है। इस सेशन के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती कि कोई बंदा लेक्चर्स को पेंडिंग करे। तो जस्ट वो इस सहूलत के लिए, खुदा ना खासा कभी आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, कभी कोई छुट्टी हो जाए तो कोई बच्चा लेक्चर अटेंड ना कर सकता हो, तो कम से कम उसको रिकॉर्डिंग का वो अवेलेबल हो, या कोई चीज़ रिपीट करना चाहते हो आप, वो रिपीट के लिए आपके पास वो अवेलेबल हो। तो सिर्फ उस मकसद के लिए आपको पोर्टल दिया जाता है ताकि कोई कमी रह ना जाए। क्योंकि इस सेशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि पास ही करना। तो आखिर में जाके एक जो चीज़ है, कई बच्चों ने पूरा सेशन छोड़ के सिर्फ इसी सेशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं। मकसद क्या, पास करना है। तो उस पास करने में थोड़ी बहुत भी जो कमी पेशी है, खुदा ना खासा हमारी कोशिश होती है वो भी ना रहे। तो मेरे बच्चे कोशिश करें अभी उस पेपर को रखें, इसको ऑनलाइन कर लें। 15 जुलाई के 5 जुलाई के बाद इंशाल्लाह जो रेगुलर क्लासेज जब ख़त्म हो जाएंगी, तो आप लोगों से डिस्कस करके अगर कोई टाइम चेंज हो सकता हो, लेकिन उसमें अगेन बच्चों का मशवरा फिर होगा। अगर किसी का इशू हुआ तो शायद ना चेंज हो, लेकिन अगर किसी का इशू हुआ, सॉरी, अगर इशू हुआ, हो सकता ना हो, अगर इशू ना हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिपेंड करेंगे मेरे बच्चे, लेकिन पास हो जाएगा। स्कूल से इसको जैसे मर्जी करें, लेकिन अगर उस लिहाज से लेकर चल रहे हैं। अभी मैं कुछ पासिंग रेशो आपके साथ रखूंगा, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये लावारिस पेपर है मेरे बच्चे। शायद इनको मैं वैसे ही कह रहा हूँ, तो ये 3 पेपर हैं सीए के अंदर, अलग अलग है ना अभी दोनों, बी लॉ और सी लॉ। जब ये दोनों भाई कर्ण अर्जुन इकट्ठे हो जाएंगे फिर शायद कुछ इनमें कोई ताकत आ जाए। फिलहाल तो लहदा लहदा इनकी कोई औकात नहीं, एवं चलते फिरते पास हो जाते हैं। लेकिन चलते फिरते उतना भी नहीं, ये ना हो कि खुदा ना खासा आप चलते फिरते रहे कॉलेज क्लास में आए ना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बच्चे चलते फिरते ही रहते हैं। तो उस तरह का मामला ना हो, आप आए क्लास में, इंशाल्लाह ये पास हो जाएगा। बस आते रहे क्लास में। 5 जुलाई को 5 अगस्त को इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। खुद सोचें कि कितनी की क्लासेस हैं, कोई संडे ऑन नहीं होगा, ना ही उस संडे को ऑन करने की ज़रूरत है। आप स्कूल से उस दिन अपना रिपीट करें, बाकी रेगुलर आते रहें इंशाल्लाह। तो 5 अगस्त तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह उसकी तैयारी भी होगी। ये नहीं होगा कि खाली सिलेबस कंप्लीट हो और तैयारी ना हो, इंशाल्लाह तैयारी के साथ कंप्लीट हो। ले बेटा, तो ये चंद छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे, बस 5-10 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करते हैं। बाकी अपना पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया करने के लिए है नहीं। तो पुरानी और नई स्कीम का आपको पता ही है कि फिलहाल तो पुरानी स्कीम चल रही है। किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी नई स्कीम की। तो नई और पुरानी स्कीम के कुछ क्वेश्चन है बच्चों के कि इसमें होगा क्या इस पेपर का। वैसे अब तो सबको पता चल गया कि फिलहाल मेरे बच्चे, ये शुरुआत जब हुई थी ना, कभी दोनों ये पेपर अलग अलग हुआ करते थे। एक का नाम मर्केंटाइल लॉ, इसका एक का नाम सी लॉ। ये पहले भी अलग अलग थे मेरे बच्चे, जिस तरह भी है। फिर आई कैब के दिल में आया, उसने इन दोनों पेपर्स को इकट्ठा करके एक पेपर बना दिया बिजनेस लॉ का। पहले भी ये इकट्ठा हुआ था, और जब ये इकट्ठा हुआ तो फिर एजुकेशन स्कीम 2021 में आई। तो 2021 में फिर इन दोनों पेपर्स को आई कैब ने अलग अलग कर दिया। और फिर मेरे बच्चे अब इनको क्या करने जा रहा है क्या, एजुकेशन स्कीम 2025 में। तो यानी कि ये अगर देखेंगे, ये शायद कुछ इस तरह की, ये होता है ना डीएनए और जीन्स, कुछ इस तरह की बन रहा है। ये आई कैप के डीएनए में है, इसको जोड़ता है तोड़ता है, जोड़ता है तोड़ता है। तो शुगर लगे हुए बुजुर्ग अपनी अपनी नौकरियां वहाँ पे चला रहे हैं, करने को कुछ नहीं होता, तो इस सब्जेक्ट को पकड़ के जोड़ देते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी जोड़ देते हैं। तो कम से कम उनका चल रहा है। इस उम्र में उस नौकरी को छोड़ेंगे, कोई और नौकरी कहाँ से करेंगे। लेकिन है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं और नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन इस काम लगे हुए। और पता नहीं कितना अच्छा काम है ये अब आपके सामने। यानी कि कब का ये चल रहा है, जब 2014 से पहले पता नहीं कब तक वो स्कीम चल रही होगी। उस वक्त हम लोगों ने लेटर पढ़ा था, वैसे हम लोगों ने भी मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी के अंदर इसको पढ़ा था। लेकिन बहर, तो अब जब ये नया पेपर होगा, ये खतरनाक हो। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ लहदा लहदा, जिस तरह वो याद है ना बचपन में जो किसान की आप एक स्टोरी पढ़ा करते थे, वो लकड़ियां उसने अपने बच्चों को दी इकट्ठी करके, उसने कहा कि इनको तोड़ो, हैं वो नहीं टूटी, फिर उसने लहदा लहदा करके दे दी, तो बड़ी आसानी के साथ तोड़ ली। अब ये लकड़ियां लहदा लहदा है, आप बड़ी आसानी के साथ इनको तोड़ सकते हो। लेकिन जब ये इकट्ठी होंगी मेरे बच्चे, उसका रिजल्ट मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। जब ये इकट्ठे थे तो कितने तगड़े थे मेरे बच्चे। और सबसे गंदा जो सब्जेक्ट था सीए का, वो ये था बिजनेस लॉ का। खैर, बाकी स्कीम का आपको पता ही है। आपका ग्रुप ए का पास करना जरूरी है मेरे बच्चों। जो मर्जी हो, अगर कोई बच्चा ग्रुप ए का पेपर छोड़ के कोई ग्रुप बी का पेपर कर रहा है और उसके पास ऑप्शन है कि ग्रुप ए का वो पेपर वो कर सकता हो,
अभी भी अगर ज्वाइन कर सके जैसे अभी सी लॉ पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन अगर सी लॉ आप ग्रुप ए का कोई एक पेपर छोड़ के सी लॉ पढ़ रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करो, इस पेपर को छोड़ो और ग्रुप ए का अगर तो कोई एक पेपर छोड़ा हुआ उसी को करो, क्योंकि ग्रुप ए आपको पता है कि पास करना जरूरी है। अगर वो पास हो जाता है तो एक नया पेपर इसमें ऐड हो रहा है, डाटा सिस्टम और रिस्क वाला, ये वाला। तो जिसका ग्रुप ए पास होगा उसका पूरे का पूरा ये जो ग्रुप ए वो एग्जाम्प्ट भी होगा। तो बेहतर यही है कि अगर कोई पेपर छोड़ के आप सी लॉ का रख रहे हो तो मेरा ख्याल है कि ये शायद थोड़ा सा गलत डिसीजन हो, इसको छोड़ो। और ग्रुप जो टैक्स छोड़ा है या कोई और पेपर, कॉस्ट भी अगर छोड़ा हुआ है, अभी से करना शुरू कर दें, इस मोटिवेशन के साथ करें कि मैं एक नया पेपर जो आ रहा है पहले उसको भी खत्म करना, तो शायद ये हो सकता है। और बड़े सारे बच्चे जो अभी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह वो पास भी कर लेंगे। बड़े सारे बच्चे जो अभी 3 पेपर रख रहे हैं, बड़े बड़े सारे, और मोस्टली जो पिछली हिस्ट्री है 3 पेपर रखे बच्चे बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। आसानी का मतलब ये नहीं जो सीए की आसानी होती है, जितनी कि इसमें होती है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जितनी की मेहनत दरकार होती है वो तो करनी है। तो बी लॉ, सी लॉ, टैक्स, ये तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कई बच्चे R1 को साथ रख के कोई एक पेपर उठाते हैं, वो भी कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करना मेरे बच्चे, ग्रुप ए का कोई पेपर छोड़ के सी लॉ को आपने ऑप्ट नहीं करना। अगर है तो अभी भी उस डिसीजन को थोड़ा सा, कॉलेज आपके साथ कोऑपरेट करेगा इस मामले में, कि अगर कोई सब्जेक्ट स्विच करना हो तो आप कर लो। ले बेटा, उसके बाद हमारा जो ग्रेड, वैसे तो किसी काम का नहीं होता ये ग्रेड शीट, क्योंकि आपने पूरे का पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है। उसमें एक चैप्टर का कोई एक पैराग्राफ भी नहीं छोड़ना। तो इसमें सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं होगा कि फलाना चैप्टर, हाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो वो आपको जरूर बता दिए जाएंगे कि ये चैप्टर देखें कितना इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल, अगर हम ग्रिड की बात करें तो हमारे ग्रिड के ये 5 हिस्से हैं, 12 चैप्टर हैं हमारे टोटल, और 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर ग्रिड ए की बात करें उसमें पहला, दूसरा, पांचवा, मैं कह रहा हूं इसलिए सबको गोली मारो, बस एक चीज दिमाग में रखो, चैप्टर नंबर 12, आखिरी चैप्टर, ये हमारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है? तकरीबन कोई 20 नंबर का, और सिर्फ रट्टा, प्योरली नॉलेज बेस, कोई सिनेरियो नहीं बनाता है क्या। यानी कि उसको सोचो, मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 7 या 8 पेजेस है, तो 7-8 पेजेस सिर्फ एक ही चैप्टर क्या करेगा आपको, और 15 से कम मार्क्स नहीं पूछ सकता है क्या? तो हो सकता है कि वो 15 से ऊपर जितने मर्जी पूछ ले, लेकिन ये नहीं होगा कि आप 12 नंबर का या 13 नंबर का उस चैप्टर में से पूछें। इस तरह है, इसी तरह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 3 ये बड़ा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 ये बड़ा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कुछ चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर खाली इंपॉर्टेंट की बात करें, वो पूरे का पूरा आपके 12 चैप्टर हैं, वो सारे का सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ, वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे सारा पढ़ना है, और एक एक लफ्ज, एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे उसको समझ के। देखो लॉ होता रटा ही है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी मेरे बच्चे समझ के रटा लगाएं, ताकि समझ के रटा लगाओगे तो वो भूलेगा नहीं, और उसको अप्लाई भी कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह सीए फाइनल में जाओगे, तो वहां पे इसी का बड़ा वो है, लेवल है जिसको कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं, वो ओपन बुक है। और जब आप उस पेपर को देखते हो ना, तो ओपन बुक वो इस तरह का है जैसे लग रहा था जैसे रिपोर्टिंग का पेपर आपके सामने, यानी कि सारी की सारी एप्लीकेशन करवाता है। खुद सोचे, किताब तो सारी की सारी आपके पास खुली पड़ी है और लॉ की है, इसका मतलब वहां से चीजें रिप्रोड्यूस तो नहीं करवाएगा। आपको ये तो नहीं कहेगा 6 पॉइंट वो फलाने हैं वो लिख दो, यहाँ पे वो फलानी अप्रूवल का प्रोसेस वो लिख दो, नहीं नहीं ऐसी कोई चीज करवाता ही नहीं। लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस वो यहाँ पे लाजमी करवा देगा आपसे। इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे आपने उसको जो पढ़ना है उसको रट्टा तो लगाना ही लगाना, नॉलेज बेस भी आएगा, अभी बता देंगे आपको कितना आएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है उसको जो पढ़ रहे हो तो आपने समझ के पढ़ना है। सच समझाना तो आपने, वो मेरी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक जो है ना, ये बड़ा ही एक जिसको कहते हैं इंतहाई मुफीद जिसको तरीकाकार है सब्जेक्ट्स को पास करने का। खास तौर पे लॉ के सब्जेक्ट्स, देखो लॉ के 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके कैफ लेवल में, बी लॉ, सी लॉ और टैक्स, ये तीनों लॉ है। और आपको पता है कि लॉ कोई भी हो, जब आप पढ़ेंगे उसको भूल जाएंगे, तो ये याद इतनी देर रहता है नहीं, इसकी रिटेंशन बड़ी थोड़ी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेबस खत्म होना है, तो साथ ही आपके मॉक होंगे, साथ ही आपके आई कैप के पेपर आ जाएंगे। रिवीजन होंगी पहले, रिवीजन के बाद मॉक होंगे, मॉक के बाद साथ ही आई कैप के पेपर। यानी कि ये टोटल जो देखो आप, एक तो 6 महीने लगे रहो, बड़ी दूर है पेपर, बड़ी दूर है। यहाँ पे ये सोचा नहीं जाता कि बड़ी दूर है पेपर, दाखिले आपके पहले जा रहे हैं, और शायद आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे दाखिला भेज के बैठे हैं। यानी कि अब सिर्फ रोल नंबर स्लिप ही आनी है, उसके बाद पेपर ही जाके देना है। तो फिर बच्चे यहाँ पे ये तो है नहीं कि पढ़ना शुरू करेंगे कभी, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे इंशाल्लाह ये हो जाता है, बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। ये थोड़ी सी मैंने समझाया नहीं आपको, जरूरत ही को नहीं इसकी। आपके पास आई कैप की किताब होगी, उस किताब में से हर लफ्ज हमने पढ़ना है। और किताब मेरे बच्चे, जिस तरह आपने I2B पढ़ा है ना, I2B की तरह का ही वो सब्जेक्ट होगा, उसी तरह का उतरी की किताब होगी उसकी। लेकिन उसमें से जो जेन्युइन याद करने वाली चीजें होंगी ना, वो मेरा ख्याल है कि टोटल कोई 60-70 पेजेस होंगे।
यानी कि टोटल जो आपका लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम का, नहीं नहीं, टोटल जो सही आपका जो मटेरियल है ना, जो लॉ का, जो आपने याद करना है, जो पढ़ना है आपने, टोटल वो तकरीबन मैक्सिमम कोई 70 पेजेस होंगे। यानी कि बाकी सारी कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसके अंदर, कुछ इस तरह के कोई खाली पेजेस दिए हुए हैं उसके अंदर। तो अगर काम को सारा इकट्ठा कर लें तो मेरा ख्याल है 70-80 पेजेस टोटल, सारा अगर तरतीब से कुछ ना और लिखा होता, तो इतना का बड़ा ये टोटल सब्जेक्ट है आपका। तो कितना, कौन कौन से चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो था। अब देखो यही तो चीज हमने सीख रही है यहाँ पे, लफ्ज क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो सारा है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा आपने कुछ बताया बीच में से, जैसे चैप्टर 12 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 6 है, तो इस तरह के जब आएंगे तो उसको देख ले बेटा। उसके बाद हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आप में से कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी पीआरसी पास करके बैठे होंगे, तो उन्होंने सारे का सारा आपको पता है कि एमसीक्यूज पेपर दिए होंगे। बड़ा आसान सा तरीकाकार हुआ करता था, मान लो कि बंदा वहां पे रेंडमली कुछ ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता था, और वो तुक्के लग भी जाते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो तुक्के कितने के लग सकते हैं। यहाँ पे हमारा पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा। इस 100 नंबर के पेपर में से 15%, या ये कह लें कि 15 नंबर के मेरे बच्चे एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, ये होंगे सिर्फ एमसीक्यूज, यहाँ पे ट्रू फॉल नहीं होते। और ये जो 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ये 10 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। यानी कि ये नहीं कि 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। और जारी बात है, कोई 1.5 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का, कोई 1 नंबर का। और उसके बाद मेरे बच्चे बाकी जो 85 नंबर रह गए हमारे, वो हमारा होगा सब्जेक्टिव पोर्शन। जो सब्जेक्टिव पोर्शन आई कैप ने उसके भी दो हिस्से किए। आई कैप कहता है कि हमारे 85 नंबर में से जो 40% होगा वो होगा नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, रट्टा। यानी कि जो चीज आपकी किताब के अंदर है आपने उसको याद करना है, उस याद की हुई चीज को मैं आपसे पूछूंगा, आपने उसको क्रैम करके दोबारा से रिप्रोड्यूस करना है। यानी कि डिट्टो बिल्कुल वैसे ही करना है, नहीं नहीं, अपने अल्फाजों के अंदर, अपनी लैंग्वेज में जिस तरह आप लिखते हैं चीज़ों को, उस तरह आपने क्या करना उसको, लेकिन पूछेगा वही लाइनें उठाएगा सवाल के अंदर जो किताब के अंदर चीज़ें लिखी होंगी। यानी कि ये कितने मार्क्स बनते हैं बोला, 34 मार्क्स। यानी कि 85 में से 40%, और वो कितना बनता है 34 मार्क्स के। मेरे बच्चे बिल्कुल वही चीज़ जो किताब के अंदर पूछी गई है वो दोबारा रिप्रोड्यूस करवाएगा। तो खुद सोचे मेरे बच्चे, एमसीक्यूज प्लस 34 मार्क्स, ये तो आपको चाहिए होंगे 100 में से 50 नंबर, तो शायद 50 नंबर तो ये बन रहे हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगी ना मेरे बच्चे, एप्लीकेशन कहता है कि 85 में से 60% जो होगा वो एप्लीकेशन बेस होगा। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो आपने नॉलेज हासिल किया होगा, जो नॉलेज हासिल किया होगा उसको क्या करेगा, वो अप्लाई करवाएगा। जगह जगह में आपको बताते जाएंगे कि किस तरह इसका नॉलेज क्या होगा और इसको अप्लाई कैसे करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है इस बात को सारा गाइड करना कि कौन सी चीज कैसे पूछी जा सकती है। और वो भी अगर आपको अच्छा थोड़ा पता क्या करना है, कि इसके बारे में कभी आपने परेशान नहीं हो, इसके बारे में कभी परेशान नहीं हो। हालांकि ज्यादा दिक्कत होती है, टीचर तो ज्यादा जो डराते हैं वो इसी एरिया से डराते हैं कि भैया ये नॉलेज बेस्ड, ये तो एप्लीकेशन बेस्ड है, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, अगर आपका ये नॉलेज बेस्ड, अगर कोई चीज याद होगी ना आपको, अगर सिचुएशन दे देगा उसी चीज को अप्लाई करने के लिए सिचुएशन। अच्छा, नॉलेज बेस में पता क्या था, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किताब में से कहां से पूछ रहा है, फौरन से पता चल जाएगा। अच्छा, वो फलाने चैप्टर में से ये फलाना टॉपिक उसने पूछा है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये मैंने दोबारा से लिख देने वहां पे। अच्छा, उसी चीज को क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। अच्छा, अप्लाई करने में सिर्फ हमें ढूंढना होता है कि ये किताब में से कहां से मैंने आंसर करना है, सिर्फ ये ढूंढना होता है, सोचना होता है। जबकि नॉलेज बेस में सोचने की जरूरत नहीं होती, आपको फौरन पता चल जाता है। तो मेरे बच्चे, जब नॉलेज बेस बेहतर होगा ना, नॉलेज बेस बेहतर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाता है। कत्तन भी इस बारे में परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये अप्लाई करेंगे, जब करेंगे ना यहाँ पे उसको सीखेंगे इंशाल्लाह सारे का सारा, कि किस तरह जब आई कैप के पास पेपर कर रहे होंगे, एमसीक्यूज कर रहे होंगे। अच्छा, एमसीक्यूज के अंदर भी याद रखना, एप्लीकेशन और नॉलेज दोनों आते हैं। ये जो 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, इसमें ये ना समझना कि सीधे सीधे ही पूछ रहा होगा, बिल्कुल। इसमें छोटे छोटे सिनेरियो क्रिएट करके उसमें से नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह वही बात कि थोड़ा सा सिलेबस है, इसमें दिक्कत नहीं होती। ये बात थोड़ी बहुत समझ आई कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, कितने नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कितने मार्क्स का होगा, 85। 85 में से जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा वो कितने का पूछेगा, 34 मार्क्स के। और बाकी जो रिमेनिंग एरिया होगा वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन होगा। और जो एप्लीकेशन है वो किस बेस पे सॉल्व होगा, नॉलेज की बेस पे। अगर वो चीजें याद हैं आपको तो इंशाल्लाह आप उसको आंसर कर देंगे। ले बेटा, ये थोड़ा सा वैसे पुराने वक्त की बात है, जब ये पेपर कंबाइन हुआ करता था। यानी कि बीलॉ सी लॉ, जी देखें ये कौन सा चल रहा है बोला, वो एरिया जब ये पेपर कभी दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। क्योंकि 14 में आके देखा ना हमने, 14 के बाद ये क्या हो गया था, दोनों इकट्ठे हो गए थे। अगर आप देखें 14 में ये बिजनेस लॉ बन गया था। 14 से पहले ये क्या था, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ अलग अलग हुआ करता था। तो 14 के बाद का जो वक्त शुरू हुआ और ये 21 तक चला, उसका रिजल्ट जरा देखो। जब ये दोनों पेपर इकट्ठे थे जो कि आगे दोबारा होने जा रहे हैं ये 15 से, तो अगर ये सारा सारे का सारा जो रिजल्ट कौन सा, ये कंबाइन वाला,
और एक दफा इसका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था? फोकस 13%। यानी कि हर 100 में से 87 बच्चे फेल हुए। ये ना सोचें कि 13% रिजल्ट आया, ये देखें कि 87 बच्चे फेल हुए हर 100 में से। इतना खतरनाक ये पेपर बन जाएगा जब ये इकट्ठा होगा। मैं ये डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो मेरे बच्चे, जब दोनों पेपर इकट्ठे होंगे ना, सिलेबस बहुत ज्यादा होगा। इसके 27 चैप्टर हुआ करते थे जब ये दोनों इकट्ठे थे, 27 चैप्टर थे और जेन्युइन चैप्टर थे। और ये दोनों बुक्स बिलो सीलो सारी की सारी ये इकट्ठी हुई हुई थी। इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई, जितनी कमी बेशी उतनी उन्होंने कमी हुई उतनी की बेशी भी कर दी थी उन्होंने। तो इसलिए उसके बारे में ना सोचिएगा कि पता नहीं ये सारा, इसको कम करके आपस में मर्ज करेंगे, करेंगे इसको कम भी करेंगे, लेकिन माशाल्लाह उस कमी को पूरा कर देंगे वो। तो इसलिए मेरे बच्चे कोशिश करें, हिम्मत करें अभी। और अगर कोई बच्चा डरता हुआ भी खाली सी लॉ रख रहा है या खाली बी लॉ रख रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें। अगर उसके बाकी कोई पेपर इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बाकी पेपर कोई साथ R1 कॉस्ट वगैरह इस तरह के रख रखे हैं, फिर जाहिर बात है औकात हर बंदे को अपनी पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला करें किसी के लिहाज से ना करें, अपनी औकात के लिहाज से किया करें। और अपनी औकात इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा उसको खुद ही पता होता है अपनी औकात का। इसलिए कोई भी फैसला इस तरह का कर रहा हूँ, मेरे बच्चे खुद से सोचा करो। दोस्त से पूछ पूछ के पेपर ना रखा करो। सीए में फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो, हमारे फैसले अपने फैसले होते ही नहीं। जब हमारा फैसला अपना फैसला है ही नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप? तो कोशिश किया करें मेरे बच्चे, इतने के बड़े आप हो कि अपने फैसले खुद किया करो। दोस्त ने अपने लिहाज से बताना और उसने उस लिहाज से बताना कहीं पास ना हो जाए। उसको पता कि मेरे साथ रहे या मेरे मेरे से पीछे रहे, ताकि मैं घर वालों को एग्जाम्पल दे सकूं जब रिजल्ट आए तो वो फेल है, और मैं कम से कम अपना बता सकूं मेरा एक आधा पेपर पास हो गया। उसके 4 रखवा के खुद 2 दे रहा हूं। तो इसलिए मेरे बच्चों को कोशिश किया करो कि अपने फैसले खुद किया करो, या कम से कम टीचर से पूछ लग। अच्छा, टीचर से भी उससे पूछा करो जो कम से कम ये ना कहे कि वो सब्जेक्ट रखो जो मैं ही पढ़ा रहा हूं। वहां पे फिर डाउट करना है आप। अगर आप मेरे पास आए हो आके कहते हो कि सर मैंने सी लॉ पढ़ना है, और मैं टेक्स्ट छोड़ के आपसे सी लॉ पढ़ना, फिर भी मैं अगर आपको कहूं कि इस सिचुएशन में, अभी जो करंट सिचुएशन में, मैं आपको कहूं बेटा बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि मैं सी लॉ पढ़ा रहा हूं, ये मेरे बच्चे, मैं कहीं ना कहीं अपने लिहाज से फिर आपको मशवरा दे रहा हूं। ये बायसनेस आ गई मेरे अंदर कि एक बच्चा मुझसे एडमिशन ले लेगा, कम से कम एक बच्चा पढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी मोस्टली जो फैसले जो टीचर भी माशाल्लाह मशवरे दे रहे होते हैं, वो अपने लिहाज से दे रहे होते हैं, ना कि बच्चे के लिहाज से। ले बेटा, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डरा दिया। तो लेकिन उसके बाद अच्छा, पहले ये सब MCQs भी हुआ करते थे। पहली दफा मेरे बच्चे फिर क्या हुए, MCQs इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर, क्योंकि आई कैप बड़ा परेशान था इसके रिजल्ट को लेकर। आई कैप कहता था कि किसी तरीके से रिजल्ट, तो टीचर से जब पूछा तो टीचर ने कहा बच्चों को लॉ आता है लेकिन उनको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हल क्या है? हमने कहा कि MCQs कर दे। तो जब आई कैप ने MCQs करवाए टीचर से मशवरा करने के बाद, तो पहली दफा ये कोविड की पहली अटेम्प्ट थी, क्लासेस ऑनलाइन थी, और उस वक्त ऑनलाइन का इतना निज़ाम भी नहीं था, ना बच्चे के घर में ना ही कॉलेजेस के अंदर। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 35%। ये पहली दफ़ा इतना अच्छा रिजल्ट था। लेकिन ये रिजल्ट फिर आगे मजीद बेहतर ही हुआ, कभी कम भी हुआ होगा, लेकिन फिर देखें 43%। हालांकि ये सारा कोविड की अटेम्प्ट थी, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको पता है सारी दुनिया उठ के आ गई जब नई स्कीम आ रही थी। तो सोचें कितना बच्चा निकल के आया पेपर देने के लिए, 9-10 हज़ार बच्चा। ये वो थे जब नई स्कीम आती है ना मेरे बच्चे, एकदम से लोग जब कोई फायदा हो उस सब्जेक्ट की बेस पे। उन्होंने कहा था कि उस वक्त जिनका भी ये पास होगा तो एग्जाम्प्ट होगा, तो बच्चों ने कहा कि गोली मारो, बाकी दो ना दो, कम से कम ये दो ताकि एग्जाम्पशन लो। तो फिर उस वक्त मेरे बच्चे ये सारे का सारा कोई, लेकिन उस वक्त जारी बात है गंदे बच्चे भी होंगे बीच में, जब 10 हज़ार उठ के आए होंगे, कहीं सोए पे उठ के भी आ गए होंगे। किस्मत आजमाने वाले, आपको पता है अच्छी खासी तादाद किस्मत वाली होती। तो इसमें वो बड़ी तादाद थी, तो 30% रिजल्ट। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे माशाल्लाह हालात, ये कुछ हुआ नहीं, ये कुछ हुआ। अच्छा, ये जब ये उसके बाद मेरे बच्चे ये दोनों पेपर अलग हो गए थे ना, तो अलग होने के बाद फिर खाली सी लॉ था। ये जब मर्ज थे दोनों तो एग्जाम्पशन मिलनी थी। उसके बाद ये खाली सी लॉ है, ये दोनों कंबाइंड पेपर नहीं थे इस वक्त तक, ये कम नहीं। उसके बाद नई स्कीम आ गई थी। खैर, करते करते एक दफा 55% भी रिजल्ट आया हुआ सी लॉ का, लेकिन खाली सी लॉ का, ये खाली सी लॉ चल रहा है। और गोली मारो सारी बातों को, आखिरी ये जो चले आ रहे हैं, खुद सोचें 43, 47, 50, 45, जो लेटेस्ट वाला है, खुद सोचें हर 100 में से 50 बच्चे पास हो ही जाते हैं। और माशाल्लाह फिर पढ़ने पढ़ाने वाले कितने होते हैं। और आपको पता है कई लोगों की थ्योरी वैसे ही उसकी फेवरेट नहीं होती, वो अकाउंटिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, और सारा दिन बैठ के सवाल कर रहा होता है। कोई थोड़ा बहुत टाइम कभी लगे तो वो क्लास के साथ थोड़ा बहुत वो कर लेता है थ्योरी को भी। तो उसके बावजूद देखें इसकी बहुत अच्छी पासिंग रेशो है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी इन पास होने वालों में ही होंगे, लेकिन शर्त क्या है? पढ़ना, बगैर पढ़ने नहीं। उसके बाद बच्चे इसमें, सर बच्चे फेल अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? फिर बच्चे, थ्योरी है, बच्चा पढ़ता है साथ साथ भूलता भी जाता है। तो इसका एक ही तरीका है कि मेरे बच्चे आपने क्या करना है कि जब पढ़ लें उसको रिवाइज करने का थोड़ा सा टाइम निकालें।
तो बच्चा तो टाइम निकालता नहीं, इसलिए मेरी यहाँ पे कोशिश होती है कि जो चीज़ आपको एक दफ़ा पढ़ा दूँ उसको बार 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 रिपीट करते रहे। यानी कि जो लफ्ज़ एक दफ़ा आ जाए उसका पूरा टॉपिक जो पीछे पड़ा उसको पकड़ के रिवाइज कर दो, बच्चों से सुन दो या उनको सुना दो। तो इससे क्या होगा, कोई चीज़ भूलेगी नहीं आपको इंशाल्लाह। हाँ, शुरू के अंदर 2-4 दिन थोड़े से बोर होंगे आप, क्योंकि I2B वाली चीज़ें पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जब सही सीलो वाली शुरू हो जाएंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके बाद शायद कोई बोरियत वाला, क्योंकि सवा घंटा क्लास रखी है फिलहाल, तो उम्मीद है कि इस तरह का मामला होगा भी नहीं। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है मेरे बच्चे, जैसे लास्ट के ऊपर आपको वैसे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाता है कि जब मॉक का वक्त चल रहा होगा ना, मॉक देने से पहले आपने कम से कम पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी देखने हैं। देखो, पास पेपर अलग है, वो पास पेपर तो आपको सॉफ्ट में दे दिए जाएंगे। उसके अलावा एग्जामिनर कमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं, आपको शायद PRC लेवल पर तो नहीं मिलते। यहाँ पे आपको पता है कि पास पेपर भी होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं आई कैप की तरफ से। और साथ जो एग्जामिनर जो पेपर चेकर है वो आपको हर क्वेश्चन के कमेंट्स करता है। यानी कि ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई होगी इसके एग्जामिनर कमेंट्स अपलोड हो गए होंगे। तो उस एग्जामिनर कमेंट्स में वो एक एक क्वेश्चन के ऊपर जिसने पेपर चेक किया ना वो कमेंट्री करता है। वो कहता है कि अच्छा, पेपर जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आसान था, ये चीज पूछी थी, इस तरह आंसर करना था, तो 74% बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया उसके ऊपर। इसी तरह करते 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 करते, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं बहुत ही औखा सवाल था, तो इसमें कितने परसेंट बच्चों ने परफॉर्म किया? सिर्फ 1%। यानी कि इतना मुश्किल वो आ गया था कि शायद सिर्फ 1% बच्चे परफॉर्म कर सके। और ये जो एग्जामिनर कमेंट्स है ये उस अटेम्प्ट के हैं जिसमें CFE का सी लॉ के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उस बच्चे ने जाहिर बात है, ये कैसे हो सकता है कि उस बच्चे ने परफॉर्म ना किया हो। और उसमें ये भी कमाल नहीं होता कि वो टीचर ने इशारे इस तरह का करवा, टीचर तो सारे करवाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीचर मान लो कि यहाँ पे सारा सिलेबस कवर ना करवा रहा हो या बड़े अच्छे तरीके से ना पढ़ा रहा हो। CA में तो ऐसे होता ही नहीं, जो भी पढ़ा रहा है पूरी मेहनत से पढ़ा रहा है। लेकिन रौला क्या है कि शायद उस वक्त बच्चे उस रिक्वायरमेंट को समझ नहीं सके, जिसकी समझ में आ गया वो सवाल उसने परफॉर्म कर दिया, तो शायद उसका काम चल गया। तो ये मेरे बच्चे बड़ी कमाल की चीज़ होती है। इसमें हर एक क्वेश्चन के ऊपर कोई 3-4 सफ़े का ये होता है एग्जामिनर कमेंट्स। ये वो बंदा है जो पेपर चेक कर रहा हो। खुद सोचो, हम टीचर से पूछते हैं अच्छा क्या सर के किस तरह मैं अपने उस पेपर को पास कर सकता हूँ, मुझे कोई टिप्स दो, कोई ट्रिक्स दो। हालांकि वो सारे टिप्स और ट्रिक्स वो बंदा खुद पेपर चेक करने वाला आपको बता रहा होता है। ये गलतियां बच्चे करते हैं, ये गलती ना दोहराना। और ये आपने कब करना है बोला? मॉक देने से पहले। और मॉक लाजमी देने हैं। मोस्टली कॉलेजेस के मॉक फ्री होते हैं। जिस कॉलेज का मॉक फ्री हो जाके आंखें बंद करके जाकर वहां पे मॉक अटेम्प्ट करो। और आता हो या ना आता हो, मॉक लाजमी दो मेरे बच्चों। हमारे दौर में 5-5 हज़ार का मॉक हुआ करता था सिर्फ एक पेपर का। अब जब का ये फ्री वाला मामला हो ना, कॉलेजेस का आपस में कंपटीशन हुआ, बच्चों की मौजें हैं। उनको लग रहा है कि जो सर्विस फ्री है शायद किसी काम की नहीं। लेकिन मेरे बच्चे वो बहुत काम की एक्टिविटी है, क्योंकि बिल्कुल 6-7 दिन के बाद आपके आई कैप के पेपर होना बिल्कुल इसी पैटर्न पे। और आपको ये भी पता चल सकता है उस वक्त, बड़ी आसानी से पता चल जाता है मेरा 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर कर नहीं कर पा रहा तो मुझसे कौन सी गलतियां हो रही हैं, कौन सा मुझे एरिया पहले करना चाहिए था, कौन सा बाद में करना चाहिए। अकाउंटिंग के खास तौर पर लाजमी तौर पर जितने कॉलेजेस के फ्री मॉक हों, जितने दे सकते हो उसको लाजमी जाके अटेम्प्ट करो। यहाँ पे भी करो और बाकी कॉलेजेस के भी करो। तो ये मेरे अच्छे एग्जामिनर कमेंट्स आपने देखने, और कोर्स कवरेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी जो बुक्स वगैरह हमने फॉलो करनी है। मेरे बच्चे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे उससे फ़ायदा क्या होता है? 100% हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने पूरा 100% सिलेबस कवर कर लिया है। ना ज़्यादा पढ़ा ना कम पढ़ा। कोई और किताब मैं लगवा दूंगा तो शायद उसमें कोई चीज़ मिस हो। और आई कैप आप अब तो आप PRC भी करके आए हो ना, उसमें आपने देखा होगा कि MCQs के अंदर क्या करता है, वो डिट्टो जो थ्योरी के पेपर की जो लाइनें होती हैं वो लाइनों को उठा उठा के MCQs में रखते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो अगर किताब आपने आई कैप की ही पढ़ी होगी, तो आई कैप को थोड़ी पता कि मार्केट में कुछ और 100 की किताबें भी हैं। वो आई कैप अपनी किताब के लिहाज से मेरे से सारे का सारा पेपर बनाता है, उसके सामने यही किताब खुली होती है। और जब वो MCQs बना रहा होता है उसके नीचे जो ऑप्शन डाल रहा होता है वो यहीं से किताब से कॉपी करके वो चीज़ें वहां पे भी ऐड कर रहा होता है। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं नॉलेज बेस्ड, खास तौर पे वो वही वर्डिंग और लाइन उठाता है जो आई कैप की किताब के अंदर है। इसलिए मेरे बच्चे, हमने इस चीज़ में कोई रिस्क नहीं लेना, हम पढ़ेंगे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा, क्योंकि आपके रूममेट्स इधर उधर, क्योंकि मेरी बात थोड़ी माननी है आपने, मैं जितना मर्जी यहाँ पे तड़पता रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, आप लोगों ने कसम खाई हुई राणा साहब लगे रहो, हैं? हमने तो वही करना जो हमारा, क्योंकि हमारा क्लास वालों को तो जाके हमने एक अच्छा खासा वक्त उसके साथ गुजारना। और अगर खुदा ना खासा उसकी बात ना मानी और कल पेपर रह गया, उन्हें ताने दे दे के मार देना, वो तो मासी बन जाएगा। तो बेहतर नहीं कि हम उसी की बात माने। इसलिए मेरे बच्चे, अगरचे आपने मेरी बात नहीं माननी, आपने कोई 100 की किताब ही पढ़नी है, लेकिन 100 की किताब भी पढ़ लोगे बच्चे उसको पढ़ के भी पास होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ हुई जो आई कैप की किताब में ना हुई और आपने मुझसे पूछी, बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, तो जाहिर बात है कि मैं उसकी क्यों जिम्मेदारी उठाऊं जो चीज़ है ही नहीं सिलेबस के अंदर। तो अक्सर इन किताबों के अंदर इस तरह का मटेरियल भी है जो फिलहाल आई कैप सिलेबस से निकाल चुका है। लेकिन ये तो लाइव वालों के लिए होता है, इसको बोली वो मैंने आपको वैसे बता दिया।
कि लाइव ये क्लास हो रही थी, खुदा ना खासा कभी किसी दिन छुट्टी हो, इसी टाइम पर आप अपने पोर्टल पे जाइएगा, पोर्टल पे लाइव का लिंक आ रहा होगा, पोर्टल पे आएगा, ग्रुप में नहीं आएगा। तो जो आपको पोर्टल मिला होगा उस लिंक पे क्लिक करें तो आप इस क्लास को घर बैठ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि घर बैठ के जो ज्वाइन करते हैं वो कितना के ज्वाइन करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि पूरा घर भी फिर उनको भी ज्वाइन करता है। कभी ये खा लो, कभी वो ले आओ, खाना खाना आना तो कौन करता है वहां पे, लेकिन चीज़ें चूज़ें मंगवाने में आप घर वालों की काफ़ी मदद करते हैं। ले बेटा, वैसे तो ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं कि आपके कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, जब आप क्लास पढ़ रहे होंगे साथ साथ कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद किसी चीज़ की समझ ना आए तो ग्रुप आपका ओपन होगा, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लो ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। लेकिन ग्रुप में तो मेरे बच्चे दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि ये मेरा नंबर है, उसमें ग्रुप में भी आ रहा होगा, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना। कई बच्चे शर्माते हैं माशाल्लाह, क्लास में क्वेश्चन करने से भी शर्माते हैं, इवन देन इतने शर्मीले हैं ग्रुप में क्वेश्चन करने से भी शर्माएंगे। तो ऐसे शर्मीले लोगों के लिए ऑप्शन है कि भाई आप फिर अलहदा क्वेश्चन, और फिर माशाल्लाह ऐसे शर्मीले हैं कोई अलहदा सवाल भी नहीं करते। तो पता नहीं आप किस कैटेगरी वाले हैं, लेकिन बहरहाल आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपको उसका वॉइस मैसेज के जरिए, मैं ये नहीं कहता कि लिख कर रिप्लाई करो, फायदा क्या, लिखा तो किताब में भी है, वही तो समझ नहीं आ रही, और फिर मैंने लिख कर आपको रिप्लाई किया और फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इसलिए मेरे बच्चे, जाहिर बात है वो वॉइस मैसेज से ही आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। ये ना हो कि माशाल्लाह क्वेश्चन करके साथ ही रोने वाले से मिली भेज भेज के वो मर गए जी के, मेरा अगला सफ़ा मैं पढ़ रहे हैं, जवाब दो मैंने जल्दी जल्दी। एक बच्चा ना वो हमारे पास इनरोल्ड ही नहीं है, कुछ अरसे से ना सवाल कर रहा था, मैं उसको जवाब दे रहा था, मेरी कुछ मसरूफियत थी इससे पहले। मैंने उसको कहा कि बेटा 14 के बाद ना मुझसे सवाल कर लेना, अभी ये रोने, अब वो थोड़ा सा जरा मुझे रिलैक्सेशन दे दो। बड़े सवाल सारा दिन इस तरह का, और फिर वो बहस भी करता है उनके ऊपर। अच्छा, हालांकि इसमें है ही कुछ नहीं, लेकिन वो कई अटेम्प्टों से दे रहा पेपर, माशाल्लाह उसका पास भी नहीं होता। तो हुआ क्या कि यहाँ पे नोट भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से जो भी है। अच्छा, हुआ क्या कि उस बच्चे ने ये 14 के बाद ना मुझे ईद मुबारक का मैसेज भी भेजा, और साथ ही उसने मुझे वो प्रॉमिस भी याद करवाई, सर याद है ना ये प्रॉमिस? मैंने कहा याद है, लेकिन मैंने साथ ही कहा कि क्योंकि अब मेरा फास्ट ट्रैक शुरू हो रहे होंगे, सुबह सुबह से लेके 5:30 बजे तक लगातार क्लासेस, तो इसमें कहीं थोड़ा सा मुझे वो भी चाहिए होगा, यानी कि व्हाट्सएप को देखने के लिए। मैंने उसको कहा कि बेटा क्वेश्चन कर लेना, लेकिन आंसर मैं करूंगा उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर, जब भी कोई क्वेश्चन होगा। नॉर्मली यही होता है कॉलेजेस का। उसने कहा कि तो फिर सीधा तुम ना ही कर दो ना। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, रिप्लाई नहीं किया, मैंने ब्लॉक कर दिया। भाई तमीज ही को नहीं है, अगले बंदे की मैं ना थोड़ी कर रहा हूँ, आज तक आपको फौरन रिप्लाई करता है, मजबूरी है, इस वजह से अगले से ये नहीं पूछना सर खैरियत तो है ना कोई, चलो यही सवाल कर लो, ऐ तो फिर सीधी ना ही कर दो। मैं फिर पता तू ना ही है उन्हें ब्लॉक कर दो, ना तू हमारा है। देखो लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, है एथिकल जिम्मेदारी थी, और एथिकल एथिक्स से ही हासिल की जाती होता ना कि आप बस में चढ़े हैं, और वहां पे कोई बंदा एक सीट लेकर बैठा हुआ, उसका लीगल हक है वो सीट पे बैठे, तुम चपेटा कराओ क्या सीट छड़ है, तो बेटा फिर अनएथिकल तरीके से तो वो लीगल राइट नहीं छोड़ेगा अपना। हैं? तो तमीज से पूछो तो शायद वो आपको सीट दे दे वैसे। तो कहने का मतलब कि एक तो आपने एथिकल जिम्मेदारी किसी कोई बंदा पूरी कर रहा है, और अनएथिकल तरीके से पूरी करवानी, ये तो मुनासिब नहीं। खैर ये मेरे अच्छे छोटी छोटी बातें थी। टेस्ट तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट हुआ करेंगे। तकरीबन ये आपके जो टेस्ट होने वो 30 टेस्ट होंगे कम से कम, ये मिड टर्म और मॉक वगैरह को निकाल के। तो कोशिश करनी है आपने, मेरे बच्चे टेस्ट लाजमी देने, क्योंकि लिखने लिखाने की भी, आप पीआरसी से आए हो तो लिखने लिखाने की प्रैक्टिस आपकी कम ही होती है, तो उसका बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। और जितना लिखोगे, और इवन देन कई बच्चों की लिख कर करने कोई चीज़ याद करने की प्रैक्टिस है तो उसको लिख कर ही करें, होता है ना किसी की आदत है, उसको थोड़ा थोड़ा लिख कर, कोई पॉइंट्स बना के लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपना उसी एक्टिविटी को लेकर चले। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट टेस्ट लाजमी देते रहिएगा ताकि आपका लिखने की आदत पड़े। वो 3 घंटे के अंदर आपने लिखना ही लिखना है मेरे बच्चों। तो ये थोड़ी छोटी बातें मेरे बच्चे। एग्जाम आपका होगा इंशाल्लाह 5 सितंबर को, फ्राइडे का दिन होगा। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका पेपर कब होने वाला, 5 सितंबर, जुमे का मुबारक दिन। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ले मेरे बच्चे, कोई सवाल हो अभी तक वैसे ही सिलेबस के अलावा जो अभी तक डिस्कस हुआ हो, वो पूछ लो, कोई सवाल हो। अच्छा, सवाल कर लिया करना, और कभी इस बात से ना डरना कि पता नहीं हमने सवाल कर लिया तो राणा साहब बदले में हमसे भी सवाल किया करेंगे। तो बदला आप किससे लेना मेरे बच्चे, वो खुश होते हैं, आप आपसे क्या बदला लेना, मासूम बच्चे हो। तो अगर कोई सवाल हो 100 दफ़ा पूछो। वैसे फ्रंट ऑफिस में कभी बैठा हूँ, कोई सवाल साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या वैसे कोई दिक्कत हो, वहां पे मैं बैठा हूँ, आके पूछ लो। 1.5-2 महीने मेरे बच्चे जो हो सकता है कर लो ताकि ये पेपर पास हो जाए। जून है, वो भी तकरीबन पौना गुजर गया समझो। उसके बाद जुलाई, अगस्त में वैसे ही आपको पता है कि वो आखिरी दिन वो मारम मारो मारो, इनके सिर्फ ये 1.25 महीना,
जिसको जिसने ये पढ़ लिया ना इंशाल्लाह वो आखिरी महीना तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, वो तो हर नैला दैला माजू साजू सारे ही पढ़ दें, उसमें तो कोई कमाल ही नहीं, मजबूरी होती है उसमें पढ़ना में। ले मेरे बच्चों, शुरू करें। चैप्टर नंबर 1, उम्मीद है कि कल आप सबके पास किताबें होंगी, कोई भी, और जो पिछली कोई 2-3 अटेम्प्ट पुरानी किताब भी पकड़ ले तो इट्स ओके, क्योंकि पिछली 2-3 अटेम्प्ट से इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो कोई और किताब यूज़ करना चाहता है या आई कैप की किताब किसी से पुरानी मिल जाए तो उसको कर लो, वैसे भी सारी यहाँ पे होगा, सारा कुछ एक एक लफ्ज़ यहाँ पे होगा, तो आप उसके साथ वैसे भी कंपेयर कर सकते हो कोई चीज़ है कि नहीं वहाँ पे। अदरवाइज चेंज नहीं है मेरे बच्चे उसके अंदर, आप कोई भी किताब यूज़ कर सकते हो पुरानी। बिलाल को कहिएगा वो आपको कॉपी करके दे देगा, कोशिश करना आज किताब ले लेना ताकि कल आपके पास किताबें हों। या अभी सोच रहे हो हमने करना कि नहीं, और सोच रहे हो ना कि रखना है कि नहीं रखना? नहीं पक्का दहिया करके बैठे हो कि करना है अब? ਤੁਹਾਡੇ पक्के तहिए भी ਐਵੇਂ नहीं होंगे, आते रहेंगे फिजिकल इंशाल्लाह। तो ना होती है मेरे बच्चे पाकिस्तान में, सही बात है सर। वो इंडक्शंस का मामला चल रहा होता है सर, उनसे पूछा कि बुला लेंगे, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह। तो सर मैं अब अगली अगली फर्म में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि पक्की बात उन्होंने नहीं बुलाना, तो मेरा ख्याल है पता नहीं अब इसका मतलब क्या है इंशाल्लाह जो आपने। ले बेटा, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। कंपनी के कुछ मामला में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अभी एक आधा दिन आप थोड़ा सा बोर होंगे, उसके बाद वो चीज़ें वो होंगी जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो आपको समझ आ रही होगी। लेकिन मेरे बच्चे बचपन में आपने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहें, क्या कारोबार हम कर सकते हैं? बिल्कुल। जो इंसान दुनिया पे आ गया, जो इंसान दुनिया पे आ गया वो कारोबार कर सकता है। ऐसे मेरे बच्चों, हर एक बंदे का राइट है कि वो कारोबार करना चाहे तो कारोबार कर सकता है। लेकिन फिर अगली बात आती है कि सर अगर कोई इंसान दुनिया पर आ गया है, अब मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, है इसके लिए लफ्ज यहाँ पे क्या बोला जाएगा? पर्सन। क्या लफ्ज बोला जाएगा? पर्सन। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी पर्सन जो दुनिया पर है उसको इंसान माना जाता है, वो इंसान कारोबार कर सकता है। फिर अगली बात आती है सर कारोबार करना चाहे तो कैसे कैसे कर सकते हैं? कोई अकेला बंदा कारोबार भी कर सकता है, कोई कुछ लोगों के साथ मिलकर कारोबार भी कर सकता है, एक तीसरा तरीकाकार भी है, वो है चाहे आप अकेले करो, चाहे आप अकेले करो, चाहे किसी के साथ मिलकर करो, उसको मेरे बच्चे कहते हैं कंपनी। तीन तरीकेकार होते हैं कंपनी कोई कारोबार करने के। पूछेगा आपको कि फॉर्म ऑफ बिजनेसेस क्या होती है, यानी कि किस किस शक्ल में कारोबार किया जा सकता है। तो तीन शक्लें मेरे बच्चे ओवरऑल कारोबार करने, कारोबार की, बिजनेस करने की। देखो और भी मामला हैं जो मिलकर हम कर सकते हैं, जैसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, कोई एनजीओ बना लो, लोगों की फलाह बहबूद का काम करना शुरू कर दो, वो बिजनेस तो नहीं होता। हम उसकी बात कर भी नहीं रहे, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? जब कोई आप ऐसी एक्टिविटी करने जा रहे हो जहां पे आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कैसे कमाने के लिए आप एक्टिविटी कर सकते हो? अकेले भी कर सकते हो। जब किसी कारोबार को आप अकेले कर रहे होंगे तो उस कारोबार का नाम क्या होगा? सोल ट्रेडर, और वो कंपनी ना हो। देखो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, एक बंदा अपनी कंपनी भी बना सकता है। जब वो कंपनी बन गया तो फिर सोल ट्रेडर नहीं है, ये याद रखिएगा। सोल ट्रेडर किसको बोलेंगे? अकेला बंदा किसी कारोबार का मालिक हो और वो कंपनी भी ना हो। और उसके बाद अगर किसी कारोबार में एक से ज्यादा लोग हो जाए, अगर किसी कारोबार में एक से ज्यादा लोग हो जाए, तो मेरे बच्चे वो कभी सोल ट्रेडर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सोल ट्रेडर में उसकी कंडीशन क्या है कि कितने लोग होने चाहिए? अकेला मालिक होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बात जो हो रही है वो मालिकों की हो रही है, याद रखना, नौकरों की नहीं हो रही कि उस कारोबार में नौकर कितने हैं, उस कारोबार में मालिक कितने हैं। कहता अगर सोल ट्रेडर में ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक हो, वहां पे इंप्लाई चाहे 500 काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा कारोबार जहां पे मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए, चाहे वो 2 हो चाहे वो 100 हो, वो बाद में देखेंगे कहां तक हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये पार्टनरशिप है। और फिर एक तीसरा तरीकाकार भी है, यहाँ पे देखो इंसान मैं लेकर ही नहीं आया है, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो कंपनी है ये किसी एक इंसान की भी हो सकती है और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की भी हो सकती है। तो तीन तरीकेकार होते हैं मेरे बच्चे कारोबार करने के, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। अब इनमें से अगर हम सोचें कि कल आप बड़े होंगे इंशाल्लाह कोई कारोबार करेंगे, या आपके कोई रिश्तेदार या कोई घर में कोई बंदा कारोबार कर रहा होगा, तो इन तीन में से कोई तरीकाकार होगा, या तो सोल ट्रेडर के तौर पे कर रहा होगा सबसे ज्यादा। जो हमारा पसंदीदा है वो सोल ट्रेडर ही है, अकेले अपना कारोबार, भाई मौजा नहीं, जो मर्जी जाओ जो मर्जी आओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो मोस्टली जो लोग कारोबार करते हैं वो कौन सा करते हैं? सोल ट्रेडर। लेकिन फिर कोई थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जहाँ पे करने का इरादा हो तो हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप कर लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। बड़ी इंतहाई नाजुक एक सिचुएशन होती है पार्टनरशिप, इंतहाई नाजुक। समझ लें कि इसकी जो सक्सेस रेशो है, अगर मैं ये कहूँ तो शायद 1 से 2% है ये जो पार्टनरशिप के कारोबार होते हैं।
99% इसने क्या होना, फेल ही होना, लेकिन लोग फिर भी पता नहीं क्यों ये पंगे लेते ही लेते हैं। तो दूसरा तरीकाकार क्या है, पार्टनरशिप करना। और तीसरा तरीकाकार क्या है, एक कंपनी। कंपनी, अब मेरे बच्चे इसमें होगा क्या, अगर कोई सोल ट्रेडर हो इसका फायदा क्या होता है, मतलब अकेला मालिक है, अच्छा, और उसके बाद जो कमाएगा सारा इसी का होगा, और अगर कोई नुकसान हुआ वो भी साथ शेयर करने के लिए है, कोई शेयर करने के लिए, लॉस भी सारा खुद ही शेयर करेगा। लेकिन सोल ट्रेडर की निशानी मैं दोबारा बता रहा हूं, मालिक एक है, ऑनर एक है, नफे नुकसान का मालिक एक हो, लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि इसके साथ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हो। एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन मालिक, ऐसा कारोबार जिसका एक मालिक हो और वो कंपनी ना हो, उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। तो स्याह सफेद का अकेला मालिक हो। उसके बाद अगर किसी कारोबार में मालिकों की तादाद बढ़ जाए, एक से ज्यादा हो जाए, वो कभी सोल ट्रेडर नहीं हो सकता। हाँ, अगर दो लोगों की पार्टनरशिप हो, एक मर जाए या छोड़ के चला जाए, फिर वो दोबारा, अगर वो पिछला जो रह गया बंदा वो कारोबार को कंटिन्यू रखे, तो अकेला कारोबार को लेकर चल रहा है, अब ये दोबारा क्या बन जाएगा, सोल ट्रेडर। यानी कि जिस कारोबार का एक मालिक हो, सोल ट्रेडर, जिस कारोबार के मालिक एक से ज्यादा हो जाए और वो कंपनी ना हो अगेन, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, जो नफा नुकसान होगा ये आपस में जो भी तरीकाकार तय किया होगा शेयरिंग का, उस शेयरिंग के लिहाज से उसको शेयर करेंगे। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत। और उसके बाद मेरे बच्चे तीसरा तरीकाकार क्या है, चाहे आप एक बंदे हो चाहे एक से ज्यादा हो, आप क्या बना सकते हो, कंपनी। तो अभी मैं आपसे सवाल कर रहा था कि मेरे बच्चे, हमारे रिश्तेदार अक्सर आप देखे होंगे कोई ना कोई कारोबार कर रहे होंगे, लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो हमारा, वो सोल ट्रेडर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप। कंपनी के बारे में तो मोस्टली लोगों को ना पता है और ना ही वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी है बस, लेकिन कारोबार हम सीख जाते हैं, लेकिन इसके फायदे नुकसान का हमें नहीं पता चलता कि अगर ये कारोबार करें इस तरह करके, पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर, उसका फायदा नुकसान क्या होगा, अगर कंपनी बना के करते हैं तो उसका फायदा नुकसान क्या होगा। इसको थोड़ा सा मेरे बच्चे पहले जरा समझिएगा कि हम डिफरेंट तरह का क्यों, एक ही तरह का क्यों नहीं कारोबार होता है, कंपनी ही बना लो, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप खत्म ही कर दी जाए, अगर वो हो तो उसके फायदे नुकसान क्या होंगे, इसको थोड़ा सा देखिएगा मेरे बच्चों। अज्यूम कर लो मिस्टर ए है, ये कोई काफी इसके पास सेविंग पड़ी हुई है, सेविंग में मान लो कि 10 मिलियन इसके पास पड़ा हुआ था। इसने कहा कि ऐसा करता हूँ 10 मिलियन में से 5 मिलियन मैं अपने बैंक वगैरह में रखता हूँ घर बार के लिए, और 5 मिलियन से मैं कोई कारोबार शुरू कर देता हूँ। ये दुबई से कोई एक्सपेट्रिएट है जो रिटर्न हुआ है, वापस आया मुल्क के अंदर सेटल होने के लिए, तो ये सोच रहा है कि मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ, सेविंग इसके पास पड़ी हुई थी, इसने 5 लाख 5 मिलियन लगा दिया किसी कारोबार के अंदर, कोई भी मान लो कोई स्टोर खोल लिया इसने। अब जब इसने स्टोर खोला तो ये 5 मिलियन तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इसके ऊपर लगा दिया। तो इस स्टोर में आपको पता है कि खाली इसका 5 मिलियन काफ़ी नहीं होगा, बाज़ अवत जब चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी तो शायद किसी सप्लायर से ये उधार पे सामान भी खरीद रहा होगा, मान लो 2 मिलियन का किसी सप्लायर से इसने उधार पे सामान खरीद लिया। इसी तरह बाज़ अवत किसी को कोई पेमेंट करनी थी फॉरेन रेंट शेंट की, या बाकी कोई साथ वर्कर शर्कर भी होंगे, सैलरी वगैरह पे करनी, तो शायद इसने भाग के जाके बैंक से भी, अज्यूम कर लो इसने बैंक से भी 2 मिलियन का उधार पकड़ लिया। अब अगर आप देखें इस कारोबार के अंदर 5 मिलियन इसका खुद का लगा हुआ है, 2 मिलियन इसने सप्लायर का उधार देना है, और 2 मिलियन इसने बैंक से भी उधार लिया हुआ। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये कारोबार डूब गया, ये कारोबार डूब गया। जब ये कारोबार डूबा तो ये जो लोग थे बैंक और सप्लायर, इसका अपना तो डूबा ही डूबा पैसा, लेकिन जाहिर बात है ये लोग भी बेचारे, इनका पैसा भी लगा हुआ था। ये लोग इस बंदे के पास पहुंचे, सोल ट्रेडर के पास, और उस बंदे को जाके कहते हैं भैया हमारे पैसे वापस करो। उसने कहा कि अच्छा, आप लोगों को, आप जो माल सप्लाई करते थे वो मेरे घर में थोड़ी सप्लाई करते थे, वो माल तो आप मेरे उस स्टोर को सप्लाई करते थे। तो कहता है इससे क्या हुआ, कहता स्टोर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया। कहते कि मैं इस बात को नहीं समझा, भाई आप, जब मैं आपके स्टोर को सामान सप्लाई कर रहा हूं, हकीकत में तो मैं आपको कर रहा हूं। कहता नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, अगर आप मेरे स्टोर को सामान सप्लाई कर रहे हो तो स्टोर को कर रहे हो ना, मुझे क्यों कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये एक जेन्युइन सवाल करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो दोनों को इस तरह का सवाल कर रहे हैं, बैंक को भी यही बात सुना रहा है, भाई उधार आपने स्टोर को दिया था। वो कहते हैं सर स्टोर को नहीं आपको दिया था। कहता नहीं नहीं, मैंने बताया तो था कि कारोबार उसके पेमेंट करनी है तो उसके लिए उधार लिया था, तो स्टोर को दिया था। अब ये दोनों इससे सवाल कर रहे हैं, सर आप हमें बताओ आप में और आपके स्टोर में डिफरेंस क्या है। अब आप और आपका स्टोर लेदा लेदा है। वो कहता हाँ लेदा लेदा। कहता किस बेस पे, कोई ना कोई बेस तो होगी ना कि आप अपने स्टोर को अपने आप से लेदा कर रहे हो। कहता बस मैं कह रहा हूं। कहता कहने से थोड़ी होता, कोई तरीकाकार होता होगा। अब अजीम कर लो इनकी लड़ाई इतनी बड़ी, और ये मामला चला गया कोर्ट में, और कोर्ट को जब दोनों ने, इसने भी बताया अपना मामला पॉइंट ऑफ व्यू और इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखा, तो कोर्ट का वहां पे फैसला आया कि भाई मिस्टर ए, यहां पे आप और आपके स्टोर की कोई अलग अलग हैसियत नहीं, यानी कि आप अपने स्टोर से अलग नहीं, आप स्टोर हैं, स्टोर आप है, यानी कि दुनिया के सामने जो हैसियत है वो स्टोर की नहीं, वो आपकी ही है, क्योंकि आपने कोई ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया
जिस तरीकाकार को अडॉप्ट करते हुए आपका स्टोर अलहदा इंसान बन जाता और आप अलहदा इंसान बन जाते। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप और आपका स्टोर दोनों एक ही हैं, इसलिए स्टोर की जितनी लाइबिलिटीज होंगी आपको पे करनी पड़ेंगी। अब इसने क्या किया, स्टोर के वो जितनी भी एसेट थे वो सारे इकट्ठे किए, अज्यूम कर लो सबको बेचा बूचा, वो सारे एसेट बेच बचा के मेरे बच्चे 2 मिलियन के वो सेल हुए। 1 मिलियन इसको दे दिया, 1 मिलियन इसको दे दिया, और बाकी का जो मेरे बच्चे जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी उसने क्या किया, उसने वो जो बैंक में पड़ा हुआ था 5 मिलियन, वो बैंक में से उठा के इनको पे किया। और बात का तो अगर लाइबिलिटी इससे भी ज्यादा होती तो शायद बैंक भी चला जाता और शायद घर बार भी चला जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार करते हैं, हमारी जो लाइबिलिटी होती है उस बिजनेस से रिलेटेड वो अनलिमिटेड होती है। मालिक की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जितनी उस स्टोर की लाइबिलिटीज होंगी, उस कारोबार की लाइबिलिटी होंगी, वो आप पहले तो कोशिश करते हैं अगर वो खत्म करें तो उसमें से ही लाइबिलिटी पे करें। अगर वो लाइबिलिटी पे ना हो रही है उसके एसेट बेच के, तो आप कहां से पे करेंगे? अपना घर बार बेच के। जान नहीं छूटेगी। जैसे मान लो कि आप अकेले मालिक हैं सीएफई के, खुदा ना खासा ये खत्म हो जाए, डूब जाए, तो सबसे पहले तो कोशिश होगी इसके ये सारे एसेट एसेट बेच के आप लाइबिलिटी पूरी कर दो। लेकिन अगर फिर भी लाइबिलिटी पूरी ना हो तो फिर आप क्या करोगे? घर बार बेचोगे लाइबिलिटी पूरी, क्योंकि लोग थोड़ी छोड़ेंगे आपको। आप ये नहीं कहेंगे सीएफई से पूरा कराओ, लोग कहेंगे सीएफई को हम जानते नहीं, ना ही सीएफई अलग से इंसान है, यानी कि कारोबार अलग से इंसान है। ये सवाल यहाँ पे क्या है, क्या कारोबार अलग से इंसान भी हो सकता है? हम इसी चीज का सवाल इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या कारोबार अलग से इंसान होता है? फिलहाल सोल ट्रेडर में तो कारोबार अलग से इंसान नहीं होता, इसका मालिक ही दुनिया के सामने इंसान है, लोग उसी से लाइबिलिटी रिकवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। अब अगली बात अज्यूम कर लो, ये दोबारा बंदा यहाँ पे ये सारा कुछ खोने के बाद ये दोबारा दुबई गया और वहां से फिर कमा कर वापस आया, और इस दफा ये अज्यूम कर लो फिर 10 मिलियन कमा के लेके आया मिस्टर ए। इसने सोचा क्या, अब मैं फिर कारोबार करूंगा, लेकिन इस दफा मैं अकेला कारोबार नहीं करूंगा, अपने साथ किसी और को मिला लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अकेले कारोबार किया था, सारा रुल गया था, घर बार भी चला गया था। तो इस दफा अकेले ना डूबो, किसी सनम को भी साथ लेकर डूबो, यानी कि कोई और बंदा भी साथ होना चाहिए। अच्छा, इसलिए हमने दोस्त मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आ जा यार, मिलकर कारोबार करते हैं। उसने कहा कि ठीक हो गया। अच्छा, मान लो कि मिस्टर बी ने 3 मिलियन मिस्टर बी ने, चलो ज्यादा कर लेते हैं, 6 मिलियन मिस्टर बी ने लगाया और 6 मिलियन मिस्टर ए ने लगाया। भाई 12 मिलियन से इन्होंने क्या किया, ये स्टोर था या कोई भी इस तरह का कारोबार शुरू कर लिया नहीं। इसी तरह मेरे बच्चे जब इस कारोबार को अगेन किसी सप्लायर की जरूरत पड़ी तो सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा इन्होंने 3 मिलियन का। इसी तरह बैंक से जब पैसों की जरूरत पड़ी तो बैंक से जाके इन्होंने 3 मिलियन का उधार पकड़ा। अब मुझे बताएं, ये जो दो बंदे मिलकर इस कारोबार को चला रहे हैं, ये पार्टनरशिप सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है? क्योंकि मालिकों की तादाद बढ़ गई। अगेन हम देखो, हम वर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये कारोबार डूब जाए, चले तो बड़ी अच्छी बात है, और चले तो कोई रौला भी नहीं होता। हम तो रौले, जब कोई रौला पड़े हम तो उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जब कुछ खराब हो। सही है तो इट्स ओके, जो चीज़ सही चल रही है फिर तो उसका अकेला कारोबार लेकर चला, वो अकेले ही करता रहता, ना उसका कारोबार डूबता, ना वापस दुबई जाता, ना ही दोबारा पैसे लेकर आता, ना ही ये नया काम शुरू होता, वही चल रहा होना था। लेकिन पर मिस्टर ए और बी ने दोनों ने मिलकर ये कारोबार करना शुरू किया, अज्यूम कर लो ये भी कारोबार डूब गया। जब ये कारोबार डूबा, सेम वही सिचुएशन राइज हुई, ये दोनों गए इनके पास, भाई हमारे पैसे वापस करो। इन्होंने कहा कि वही सवाल दोबारा से कि सर वो पैसे तो आपने जो भी उधार दिया था या सामान सप्लाई किया था वो तो कारोबार को किया था, तो कारोबार से जाकर लेना। वो फिर उनसे वही सवाल कर रहे हैं, भाई आप साबित करें आप और आपका कारोबार दोनों लहदा लहदा है, यानी कि कारोबार लहदा इंसान है, उस इंसान से जाके हम पैसे लें। तो आप साबित करें क्या आप और आपके कारोबार में कोई फर्क है? आप लहदा है और आपका कारोबार इंसान के तौर पर लहदा जाना जाता। वो कहता है आप समझो, कहता है ऐसे थोड़ी होगा, कोई ना कोई तो एविडेंस होगी ना जिससे कारोबार आपका लहदा इंसान हो हमारी निगाह में या कानून की निगाह में। भाई फिर वही फटा, फिर मामला अदालत में गया और अदालत में फिर इनको इनको मान लो कि मिस्टर ए को चपेटे में मारे, तो हर दफा हमारा टाइम जाया करवाने के लिए आ जाते हैं। तो ये पता तो है कि भाई तुम लोग और आपके कारोबार इन दोनों की कोई लहदा लहदा हैसियत नहीं है। दुनिया की निगाह में आपके कारोबार की कोई हैसियत इंसानों वाली हैसियत, यानी कि दुनिया की निगाह में आपका कारोबार इंसान नहीं है। अगर वो इंसान हो तो देखो, इंसान से जाके किसी ने बात करनी है ना, तो ये आपका कारोबार इंसान है ही नहीं दुनिया की निगाह में, आप ही हो दुनिया की निगाह में। तो इसलिए उसकी जितनी लाइबिलिटीज हैं आपने पूरी करनी है। अगेन उसके जो भी होंगे एसेट बेचेंगे, उसे लाइबिलिटी पूरी ना हुई तो क्या करेंगे, अपने घर बार से उठा के लाइबिलिटी पे करेंगे। अगेन यानी कि अगर पार्टनरशिप के तौर पर कारोबार करते तो हमारी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि मोस्टली लोग यही कारोबार करते हैं, इसलिए वो क्या होता है कि उनका अक्सर आप देखेंगे उसका कारोबार जब डूबता है, माशाल्लाह खुद भी डूबा होता है, सारे रिश्तेदार माशाल्लाह फिर वो पकड़ पकड़ के उधार और रुल रहा होता है, मजीद रुल रहा होता है। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि बड़े जो तगड़े लोग हैं वो कारोबार करते हैं, उनका कारोबार डूब भी जाए उनके घर बार पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियां, उनकी जायदादें, उनके सारे मामला वैसे ही चल रहे होते हैं।
और हम गरीब लोग कारोबार करें, माशाल्लाह सब कुछ, सब रोड पे आके बैठे होते हैं। बच्चों को स्कूल से छुड़वा लिया उन्होंने, मामूआ निकालता है, खुद भी माशाल्लाह किधर लिबर्टी, किधर इधर चबुर्जी, कभी किधर बैठे हैं, कभी किधर बैठे हैं, और बैरिया दस्तरखान तो खाना खा रहे हैं। ये हालात होते हैं। तो लेकिन सर वो जो तगड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं? अगर उनका कारोबार अगर डूब भी जाए तो वो काम, फिर भी उनके घर बार पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो क्या करते हैं? मेरे बच्चे वो सियाने लोग हैं। वो क्या करते हैं, जब किसी तगड़े बंदे के पास पैसा आए, चाहे वो एक हो या कुछ लोगों के साथ मिलके, वो क्या करता है, वो पहले जाके किसी कंसल्टेंट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके मशवरा करते हैं। यही मिस्टर ए को पकड़ लेते हैं, अगर इसको अकल आ गई हो। अब दोबारा से ये 10 मिलियन कमा के लेकर आया दुबई से, और अब वो कहता है कि देखो लास्ट टाइम मैंने अकेले ने कारोबार किया, वो डूबा, मेरा घर बार भी गया। फिर मैंने अपने दोस्त मिस्टर बी के साथ मिलकर कारोबार किया, वो डूबा, तो फिर मेरा घर बार गया। इस दफा फिर वो 10 मिलियन लेकर आया और अपने किसी किसी पढ़े लिखे दोस्त के पास जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और उसको जाके कहता है सर मैं 10 मिलियन कमा के लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि अपना कोई 8 मिलियन के साथ तो अपना घर बार बना लूं, मेरे पास 2 मिलियन है जिसको मैं कारोबार में लगा सकता हूं। यानी कि अगर मान लो कि कारोबार डूब जाए, कि 2 मिलियन डूब भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मैं कोई कारोबार शुरू करूं, वो कारोबार डूबे, मेरा सिर्फ ये 2 मिलियन ही डूबे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुछ भी नहीं जाना जाएगा, है या नुकसान होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये क्या इंश्योर करना चाहता है मिस्टर है, नुकसान हो भी तो सिर्फ कितना हो, 2 मिलियन का, मेरा घर बार बच जाए। तो यहाँ पे मिस्टर जो सीए है उसको बताएगा कि भैया अगर इस तरह का काम करना चाहते हो तो एक ही सूरत में पॉसिबल है, आप इस कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लो या इनकॉर्पोरेट करवा लो। दो लफ्ज बोले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन, तो दोनों का मतलब सेम ही है। रजिस्टर्ड करवा लो या इनकॉर्पोरेट करवा लो, किसके तौर पे? कंपनी के तौर पे, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लें। अब इसने कहा कि सर अगर मैं कंपनी के तौर पे इसको रजिस्टर्ड करवा लूं फिर क्या होगा? वो कहता है कि जिस दिन आपका ये कारोबार कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जिस दिन रजिस्टर्ड होगा उस दिन ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा, ये खुद एक इंसान बन जाएगा। देखो अगरचे ये चुप, ये मान लो कि ये 4 कोनों वाला सर है इसका, है, और हमारे आपको पता कि ये सर माशाल्लाह, तो नेचुरल पर्सन जहां पे मैं बनाऊंगा पूरी क्लास के अंदर वो इस तरह का होगा, जो आर्टिफिशियल पर्सन होगा वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बता रहा है कि जिस दिन आप इस बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लोगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराने से बनता है, उसके बगैर नहीं आप कर सकते, लाजमी तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक कानून है कंपनी एक्ट 2017, उसके तहत इस कारोबार को जाकर रजिस्टर्ड करवाओ या इनकॉर्पोरेट करवा लो। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगी उस दिन ये कारोबार आपका आपका कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा दुनिया की निगाह में, और वो इंसान आपसे अलग इंसान होगा। अब होगा क्या, मान लो इसने क्या किया, इसने वो कैसे लगाया जाता है वो इंशाल्लाह शेयर वगैरह का कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस करेंगे। इसने 2 मिलियन उठाया अपने घर से, उठा के किसमें लगा दिया, इस कारोबार, कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे। अब ये इस कारोबार में इसने 2 मिलियन लगा दिया, उसके बाद ये कारोबार जब चल रहा था वो चलाएगा कौन, उसको भी देखेंगे। जब मालिकों से लैदा हो गया, इस इंसान को चलाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको पता ना इस कंपनी को चलाता कौन वाला, डायरेक्टर्स, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस कंपनी को चलाने के लिए किसके सपोर्ट कर दिया जाता है, डायरेक्टर्स के, मालिक नहीं चलाते, या मालिक ही चला रहे हो एज ए मालिक नहीं चलाते, जो मर्जी हो जाए कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर कभी कंपनी को मान लो कि शेयर होल्डर के तौर पे नहीं चला सकते। अगर शेयर होल्डर भी कंपनी को चलाना चाहते हैं तो उसको क्या बनना पड़ेगा, अपने आप को क्या डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि आप लोग कंपनी बना लो, आप लोग शेयर होल्डर हो और आप ही उस कंपनी को चला रहे हो, तो आप एज ए शेयर होल्डर नहीं चला रहे होंगे, बल्कि आपको एक और ओहदा अज्यूम करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा कानूनी तौर पर, उसका नाम क्या होगा, डायरेक्टर। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो चाहे ये बंदा खुद ही कंपनी चला रहा है, या बड़े सारे शेयर होल्डर इसने अपने साथ और लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, वो उनमें से कुछ लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। अज्यूम कर लो इस कंपनी को भी बुरा वक्त आया इसके ऊपर। बुरा वक्त क्या, ये भी किसी सप्लायर से माल उठाती थी कंपनी, 2 मिलियन का इस सप्लायर से, वही सप्लायर है जो पीछे दोनों सूरतों में। इसके बाद इस कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ी, ये किसी बैंक के पास गई और बैंक से जाके 2 मिलियन का उधार भी पकड़ ली। अज्यूम कर लो ये कंपनी भी डूब गई, कंपनी डूब सकती है ना, बिल्कुल कंपनी डूब सकती है। तो कंपनी भी डूब गई, हमारी पीआईए माशाल्लाह कई सालों से डूबी हुई है, और स्टील मिल कई सालों से डूबी हुई है। तो बेतहाशा कंपनियां हैं, वो डूब जाती हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होती। जब बड़े होंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऐसी कंपनियां जिसके पीछे गवर्नमेंट हो, उनका कभी गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होता। मतलब चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हों, ये चलती रहती है, क्योंकि बैक एंड पे बड़ा तगड़ा इंसान है, और वो कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास बथेरा पैसा होता है। खुद सोचें, अरबों का डेफिसिट पर मंथ गवर्नमेंट अपने खाते से पे करती है और चला रही है उनको, क्योंकि अपने सारे रिश्तेदार, अपने जानने वाले उसमें एम्प्लॉई हैं, खत्म कर देंगे उन एम्प्लॉई का क्या बनेगा। तो लोगों के चूल्हे जलाने हैं, डायरेक्टरों के ओहदे, बड़े बड़े ओहदे रखे हुए हैं वहाँ पे। तो करप्शन, अजब करप्शन की गजब कहानियाँ।
पाकिस्तान के अंदर। ले बेटा, खैर हुआ क्या, जब ये कारोबार डूब गया तो ये लोग पहुंचे पैसे लेने के लिए, और ये गलती से चले गए किसके पास, मिस्टर ए के पास। क्योंकि पहले भी दोनों सूरतों में जब मिस्टर ए कारोबार कर रहा था पार्टनरशिप के तौर पे, सोल ट्रेडर के तौर पे, इनको पैसा कहां से मिला था, मिस्टर ए से। इस दफा फिर ये मिस्टर ए के पास रहेंगे। अच्छा, मिस्टर ए ने दोबारा से वही लफ्ज बोला, भाई वो जो पैसे लेने आप उससे जाके दो, उस इंसान से, कारोबार से। कहता यार 2 दफा पहले हमारी लड़ाई हुई है इस बात, हर दफा जाके कोर्ट में हम ही केस जीतते हैं, पैसे आपने ही देने हैं। कहता इस दफा फिर जाओ कोर्ट, कोर्ट में मुलाकात हो। अज्यूम कर लो ये दोनों फिर कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जाके कहते हैं जैसा ये मिस्टर ए वही बेशर्म, फिर ये इनकार कर रहा है हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो सर इससे पैसे लेकर दो। कोर्ट मिस्टर ए को कहेगा यार तेरा क्या करें, कहता ना ना सर इस दफा नहीं, इस दफा तमीज के साथ। कहता क्यों, कहता सर इस दफा इन्होंने जो पैसे लेने हैं वो इसी कारोबार से ही लेने हैं। कहता क्यों, कहता इस दफा सर कारोबार खुद एक इंसान है। कहता वो कैसे, कहता सर ये देखें इस कानून के तहत, कंपनी एक्ट 2017 के तहत जब मैंने कारोबार शुरू किया था मैंने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया था, और ये कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि जब आप कारोबार को इसके मुताबिक रजिस्टर्ड करवा लो, वो कारोबार खुद एक इंसान बन जाता है। और जाहिर बात है नेचुरल पर्सन नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन, जो हमने खुद बनाया हुआ। तो जब वो जज साहब ने सारा देखा, उसने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है। तो अब वो जज साहब इनकी तरफ मुखातब होंगे, भैया ये बंदा इस दफा सही कह रहा है। अब ये जो पैसे लेने हैं आपने मिस्टर ए से नहीं लेने, अब ये किससे लेने हैं, आपने उस कारोबार से, उस कंपनी से ही जाके पैसे लेने हैं। अब अज्यूम कर लो ये दोनों गए कंपनी के पास, इन्होंने कितना लेना था बड़ा, कंपनी से 4 मिलियन। कंपनी के सारे एसेट इकट्ठे किए, कंपनी से सारे एसेट इकट्ठा करके 2 मिलियन के एसेट बने। 1 मिलियन इसको मिल गया, 1 मिलियन इसको मिल गया। अब जो रिमेनिंग 1 मिलियन था, अब वो मिस्टर ए की तरफ देख रहे हैं, और मिस्टर ए उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे जो पैसे डूबे हैं वो किनके डूबे हैं, मिस्टर ये जो एस सप्लायर था और बैंक। यानी कि अगर आप कंपनी बना के कारोबार करते हैं आपका कुछ नहीं जाता। हाँ गया है, कौन सा वाला, वो 2 मिलियन जो आपने लगाया था, अगर आपको याद। समझो कंपनी क्या है, एक पानी के अंदर एक कश्ती है, उस कश्ती के अंदर आपने क्या किया, ये कश्ती है, इसके अंदर ये अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट भी रख दिया आप। सप्लायर का भी होगा, और भी बड़े सारे लोग होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, इंप्लॉयज भी होंगे, बेतहाशा होंगे जिन्होंने इस कंपनी से पैसा लेना होगा। जब ये कंपनी डूबेगी ना, आप ये नहीं करेंगे डूबते वक्त कहेगा पाजी तो अपनी इन्वेस्टमेंट फाड़ ला पहले जल्दी जल्दी, इस तरह का मामला नहीं होगा। जब ये डूबेगी, जिन लोगों का भी पैसा वो सारा लेकर ही डूबेगी, और उसमें आपका अपना भी लगा होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि कंपनी जब हम बना के कारोबार करते हैं, कंपनी खुद इंसान होती है, वो अपने मामलों के लिए खुद जिम्मेदार होती है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो सारी, अगर इसको थोड़ा सा सम अप कर लें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कंपनी बना के कारोबार करते हैं, एक तो कंपनी खुद क्या बन जाती है, इंसान, और वो इंसान अपने मालिक से क्या होता है, अलग इंसान है। यानी कि मालिक और ये जो कंपनी, ये दोनों अब एक एक सेम पर्सन नहीं है, ये दोनों मालिक अलग इंसान है और कंपनी अलग इंसान है। उसके बाद इस मालिक की कोई लायबिलिटी होती है, मालिक की कोई लायबिलिटी होगी उस कंपनी से लेकर, होगी निश्चयो, होगी, लेकिन कैसी, मादर, ये प्यार से कहता हूँ निश्चय, होता ना बात का बंदा लस्सी लुस्सी पी के आया, आजकल गर्मियां हैं तो आप, किसी ने सत्तू बना के पिए हैं, किसी ने पता नहीं इस तरह की जड़ी बूटियां बना बना के आप पानी पीते, उस लिहाज से लफ्ज कह देता हूँ, गुस्सा नहीं करना आप लोगों को ना बेटा। तो बेटा उसका भी नुकसान हुआ है, कौन सा, याद है कि शुरू में उसने 2 मिलियन लगाया था उसके अंदर, आपने ये नहीं करा कि उसकी लायबिलिटी होती नहीं, होती है, लेकिन कैसी, लिमिटेड, महदूद लायबिलिटी है। और कहां तक लिमिटेड है, बस उतना कि जितना उसने पैसा लगाया था, 2 मिलियन तक लायबिलिटी लिमिटेड। तो उसे मजीद ये मेरे बच्चे खुद अपने इसका घर बार जिम्मेदार नहीं है। खुद सोचो, आप खुद सोचो, अगर आप कारोबार करना चाहें तो सोल ट्रेडर के तौर पे करना चाहिए, पार्टनरशिप बना के करना चाहिए, कंपनी बना के करना चाहिए, कंपनी बना के करना चाहिए। इसलिए कोई अकेले, बड़े सारे जो सियाने लोग हैं, और ये मोस्टली जो कॉलेजेस भी हैं, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। मोस्टली आप देखेंगे, मोस्टली ये जो जितने कॉलेजेस हैं ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यानी कि कल अगर आप ये फीस खा लें और बंद हो जाए अचानक से कॉलेज, और आपको जो मिलेगी फीस वापस, वो एसेट्स सूसर्स बेच के कंपनी ही वापस करेगी, अगर कंपनी के अकाउंट में कुछ है या उसके एसेट्स सूसर। लेकिन अगर वो उससे पूरा ना हुआ तो मालिक जिम्मेदार नहीं है, याद रखोगे, क्योंकि मेरे बच्चे इससे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। और हर बंदा एहतियातन पढ़ा लिखा बंदा जब कारोबार करता है तो कंपनी बना के ही करता है, इसके फायदे ही फायदे हैं। हाँ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, यानी कि जब आप कंपनी बनाएंगे, एक और इंसान कानून की निगाह में, देखो कानून हर इंसान पर निगाह रखता है, आप नेचुरल इंसान आप पर निगाह रखता है ना, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं कि कहीं आपको जरूरत हो, किसी का मोटरसाइकिल लेके जा रहे होते हैं, किसी का घर में कोई खुदा ना खासा चोरी चोरी करके लेके जा रहे होते हैं, आपको पकड़ने के लिए जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं ताकि आप पे नजर रखी जाए, कोई कानून की खिलाफवर्जी ना कर रहे हो। तो इसी तरह मेरे बच्चे, क्या ये जो कंपनी जब बन गई, इंसान नहीं,
क्या इस पर निगाह नहीं रखी जाएगी? बिल्कुल निगाह रखी जाएगी, बड़ी गहरी निगाह रखी जाएगी। है, कभी आपको कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमें दो, कभी इस कानून की पासदारी, कभी उस कानून की पासदारी करो। है, इस कंपनी को भी कह रहे होंगे। तो इसका मतलब है जब ये, हाँ, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के ऊपर कोई इतनी ज्यादा कानून अप्लाई नहीं होते, उस पर लोग जो निगाह रख के बैठे होते हैं ना आपकी तरह, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। पार्टनरशिप का, सोल ट्रेडर का कारोबार इंसान, तो फिर वहां पे कारोबार तो इंसान है नहीं, उस पर निगाह रखने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को। किस पे रखती होगी निगाह? उसके मालिकों पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन यहां पे आप कंपनी बनाओ और कंपनी बना के इंसान छोड़ दो, अदारे जाने और वो इंसान जाने। पता नहीं थोड़ी बहुत समझ आई है कि नहीं? जितनी समझ आनी थी इतनी ही काफी है। लो बेटा, अब अच्छा, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप का आपकी पूरी किताब में कहीं और जिक्र नहीं आना। ये बस अभी शुरू होगा, अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कंपनी लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में उसका बताना जरूरी था कि भाई सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और कंपनी लॉ में फर्क क्या है। उसके बाद आप जितना भी पढ़ेंगे वो सारा के सारा क्या पढ़ेंगे, कंपनी कभी जिक्र आ गया तो इट्स ओके, लेकिन सिर्फ लफ्ज की हद तक आएगा। लो बेटा, सोल ट्रेडर ऐसा कारोबार होता है जिसका सिंगल ओनर हो। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ये ना हो कि कोई बंदा कहे अच्छा सामने दुकान है, ये मिस्टर ए उसका मालिक है और ये 3 लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, बताओ ये पार्टनरशिप है या सोल ट्रेडर है? भैया सोल ट्रेडर है। आपने ये नहीं कहना देखो ना सर, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है, सत्यानाश हो जाएगा मेरे बच्चे। ये किसके लिहाज से देखना है? ऑनरशिप के लिहाज से। मालिक कितने हैं, चाहे 7 जितने मर्जी इंप्लॉय रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंगल, और पैसा भी किसका लगा होगा? उसी का, जारी बात। उसके बाद लाइबिलिटी इसकी कितनी हो, किस तरह की होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि जितनी बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी, पहले तो बिजनेस ही पूरी करेगा। अगर बिजनेस से पूरी ना हो रही है, देखो अगर सीएफई का आप अकेले मालिक हो तो पहले तो आपकी कोशिश होगी सीएफई बंद हुआ है तो इसके एसेट से ही लाइबिलिटी पूरी कर दो। लेकिन अगर उसके एसेट से पूरी ना हुई तो कहां से पूरी करोगे? अपने घर पास। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? और उसके बाद कानून की निगाह में इस कारोबार की, पार्टनरशिप की, इंसानों वाली कोई हैसियत नहीं होती। यानी कि कानून ये सोल ट्रेडर के कारोबार को, कानून सोल ट्रेडर के कारोबार को इंसान नहीं मानता। हाँ, उसके मालिक को इंसान मानता है। ये ना कि आप कहेंगे सर मालिक को भी इंसान नहीं मानता, वो तो मालिक तो है ही नहीं, उसको तो इंसान मानता है। लेकिन कारोबार को इंसान, यानी कि आप सामने दुकान खोल लो, डिस्पेंसरी खोल लो, आप मालिक को सोल ट्रेडर के तौर पे कर रहे हो, तो उस डिस्पेंसरी की इंसान वाली हैसियत नहीं है। लेकिन अगर उसी डिस्पेंसरी को कंपनी बना लेते हो तो मेरे बच्चों वो लहदा से इंसान और आप लहदा। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही? पक्की बात? लोड़ा, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में कुछ चीजें बना के आपसे पूछ सकता है। कहता सोल ट्रेडर क्या होता है? इंडिविजुअल। ये भी हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे लफ्ज सर पर्सन क्यों नहीं लिखा हुआ, कहीं पे लफ्ज इंडिविजुअल लिखा आ रहा है, कहीं पे पर्सन लिखा आ रहा है, इसका मतलब भी हम समझेंगे। कहता है सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल, मतलब आप जैसे इंसान जो नेचुरल है। सोल ट्रेडर एक नेचुरल इंसान होता है हु ओन्स एंड रन्स हिज आर हर ऑन बिजनेस। ऐसा बंदा जो अपना कारोबार चला रहा हो। कहता है द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। इसका मतलब दोबारा इस लाइन का मतलब बताओ, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। हाँ, जो कानून है ये सोल ट्रेडर के कारोबार को रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसके तौर पे? इंसान के तौर पे। और किसको रिकॉग्नाइज करता है वो? सोल ट्रेडर में जो रिकॉग्निशन होती है कानून की निगाह में, वो मालिक की ही होती है। कल मान लो कि आपने डिस्पेंसरी वहां पे रखी और खुदा ना खासा वहां पे एक्सपायर जो मेडिसिन है वो बेचे जा रहे हैं और लोग फुड़क रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे जो केस करना वो डिस्पेंसरी के ऊपर करो। केस किस पर होगा? अब मालिक पर होगा। कानून कहेगा भैया डिस्पेंसरी तो इंसान है ही नहीं। है। हाँ, अगर आप कंपनी बना के यही काम कर रहे हो तो केस किस पर होगा? कंपनी में। जैसे मान लो कि आगे जाके भी शायद इसका कहीं पे जिक्र आ जाए, शायद पहले भी इस तरह का, तो ये है ना नेस्ले, इसके एक प्रोडक्ट है लैक्टोजन, मिल्क प्रोडक्ट है बच्चों का दूध। तो वो किसी बच्चे ने उसको कंज्यूम किया, उसकी डेथ हो गई। अब कोई बंदा वो वालदेन केस करना चाह रहे हैं नेस्ले पे। अब देखो केस मालिकों पे नहीं होना, मान लो कि मैं भी उसका शेयर होल्डर हूं, मैं भी मालिक हूं ना। अब केस मुझ पर नहीं होना, किस पर होना है? नेस्ले पे। क्योंकि नेस्ले क्या है? खुद एक इंसान है। अब हुआ क्या कि नेस्ले पर केस कर दिया मालिकों ने, लेकिन केस लड़ने वाला वकील ही ना मिलेगा। इतना तगड़ा आगे बंदा खड़ा हुआ जिसने, मान तो गवर्नमेंट ही माशाल्लाह जिसके कहने पे चलती है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, ये सारे मामला को बड़ी हद तक इनका बड़ा असरअंदाज होता है। इवन जो कानून साजी होती है, ये कंपनी उनको मशवरा देती है। जब पिछले दिनों में शायद आपको एक, कल परसों मैंने भी शायद ये पोस्ट शेयर की हो या कहीं पे कहीं मिल जाएगी आपको। उन्होंने कहा था कि 10 साल कैद तजवीज़ की, जो बंदा टैक्स फ्रॉड करता है उसको 10 साल कैद होनी चाहिए। ये तजवीज़ दी, कानून बन रहा था ना, तजवीज़ दी गई कि 10 साल कैद कर। तो वहां पे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सारे के सारे, वही तो कानून वहां पे बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर। उन्होंने क्या करें, ऐसी तो सारे कर दे टैक्स फ्रॉड है, ऐसी पागल है।
क्या ही कानून बना दिए, असि कल आप भी फंसे बैठे हुए। इमरान खान ने आना, उन्होंने तो जगह लभनी है कि थो इन्होंने फंसा सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो कानून बनने नहीं दिए। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि देखो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, यही बैठे हुए अच्छी जगहों पे, और कानून साजी भी वो इनकी मंशा पर हो रही होती है। अब मंशा की जब बात हुई तो मियां मंशा भी आ गया है, बड़ा तगड़ा। ये लोग मेरे बच्चे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इवन कानून साजी के ऊपर भी, कि कानून बनाते वक्त एहतियात करनी है, ऐसा कुछ ना करना है कि जिससे हम इफेक्ट हों ज्यादा लेवल। खैर, बता रहा था कि नेस्ले पे केस के वालदा ने कर दिया, अब वकील ना मिले, तो वहां पे वकील कौन आया? हसान न्याजी, इमरान खान का भांजा। उसने केस लड़ा और वो केस जीता भी। लेकिन किसी मीडिया ने कभी उसके बारे में उस वक्त खबर नहीं दी थी, क्योंकि सारे मीडिया को कौन पालता है? यही कंपनी। यानी कि नेस्ले इतना बड़ा केस हारी, और इस तरह के केसेस के ऊपर अगर किसी और मुल्क में होता है, इवन देन कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, वाइंड अप कर दिया जाता है उसको, इस तरह के, क्योंकि वहां पे जानों की बड़ी कीमत है। जैसे इसराइल है, वहां पे एक एक जान की बड़ी कीमत है। अल्लाह माफ करे, साथ गजा है, वहां पे जितने मर्जी लोग शहीद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी पूरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसराइल के एक बच्चा भी रोए, पूरी दुनिया मेरे बच्चे बैठ के रोएगी उसके साथ। अब ये जो 4 दिन की जंग है, तो ईरान ने उनको दिखा दिया, तो अब वो रो रहे हैं, अब वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया 4 दिन की जंग में भागा, तो अब वो भी भागने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद किसी जिससे मर्जी अल्लाह ताला काम ले लें। तो अगर वो ईरान से काम लेना था अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने वो ले लिया। तो उनके घर भी उसी तरह खंडर बन रहे हैं जिस तरह उन्होंने गजा में बनाए। और अब ईरान का ये है कि जब तक आप मकबूजा इलाके नहीं छोड़ेंगे, मकबूजा इलाके वो हैं फ़लस्तीन के, जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके वहाँ से उनको फ़लस्तीनियों को रिमूव किया हुआ, वो सारे के सारे इन्होंने अपने लोग बसाए हुए। जिस तरह अभी ये इस तरह वो कर रहा है ना, मोदी कर रहा है इसमें मकबूजा कश्मीर में, वो उन्होंने हैसियत ख़त्म की, वो 370 जो आर्टिकल वो जो भी था उनका आइन का, उसको ख़त्म करके वो क्या चाह रहा था कि यहाँ पे अपने लोगों को आबाद कर दे, इनको सबको यहाँ से निकालो। इन्होंने वहाँ पे भी ऐसे ही किया हुआ, इसराइल ने बड़े सारे इलाकों पे अपने लोग आबाद किए। उन्होंने कहा कि वो जो आबाद किए हुए इलाके हैं ना, जो आपने मकबूजा है आपके इलाके, जहाँ वो भी खाली करो। अब अक्सर आप सुनेंगे इसराइल के ऊपर और मकबूजा इलाकों के ऊपर वो क्या कर रहा है, बम फेंक रहा है ईरान। मकबूजा इलाके वहां पे प्योर 100% लोग इसराइली ही रहते हैं, वहां पे फलस्तीनी नहीं। खैर, तो अच्छा, बस वो बात बता रही थी कि वहां पे जो केस हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था? नेस्ले के मामले में नेस्ले के ऊपर, मालकों के ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन अगर वही सोल ट्रेडर का कारोबार होता कोई, या पार्टनरशिप का कारोबार होता, तो किस पर केस होना था? मालकों के ऊपर। द इंडिविजुअल इज लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, और यहाँ पे जितने भी बिजनेस के डेट्स होंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो जो उसका मालिक है, इंडिविजुअल। एंड इज आल्सो पर्सनली लाइबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। यानी कि अगर वो कानून कोई गैर कानूनी काम करता है, वो सॉरी कानून कह रहा हूँ, वो जो कारोबार है अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, जैसे अभी मैंने कहा आपने डिस्पेंसरी खोल दी, उसमें एक्सपायर प्रोडक्ट्स बेच दिए, लीगल काम कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, और बात का तो हो सकता है उसमें कोई आप कोई चर्च की पुड़िया भी बेच रहे हैं, लीगल कारोबार है, इलीगल है? इलीगल है। आपने बिल तो पढ़ा होगा ना, इस तरह के अल्फाज के ना वहाँ पे, यहाँ पे मेरे बच्चे ज्यादा वो नहीं समझे जाते, मायूब नहीं समझे जाते। ये अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ, लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो आम सी बात है। ये चर्च चोर से मरना मराना, अल्लाह माफ करे, कत्ल गारत, यहाँ पे आम से अल्फाज होंगे। आप कहेंगे सर जी देखो चर्च की बात कर रहे हैं, पीते भी अल्लाह माफ करे, पता नहीं इस तरह का मामला सोच रहे हैं। पढ़ाने के लिहाज से मेरे बच्चे पढ़ा बता रहा हूँ। कई लोग चर्च की गल की थी सर, सर गल ही की थी, पीती थोड़ी है। तो यहाँ पे इस तरह की बातें होंगी मेरे बच्चों। वो गैर कानूनी काम ऐसे ही होते हैं, सारा कानून थोड़ी पढ़ना, कुछ गैर कानूनी भी तो पढ़ने हैं ना अपने बच्चे। ये सोल ट्रेडर की कुछ बातें समझ में आई? कोई बंदा आज के बाद पूछ ले, अच्छा बताओ सोल ट्रेडर की लायबिलिटी कैसी होती है? सोल ट्रेडर का जो कारोबार होता है उसकी लॉ की निगाह में रिकग्निशन होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? शर्म तो नहीं आ रही, उस्ताद को कह रहे हो गलत कह रहा हूँ। लेकिन सर आपने तो सवाल पूछा है? यहाँ पे उस्तादी कहाँ से आ गई? तो आप सही कह रहे हो मेरे बच्चों, परेशान तो नहीं बैठे ना? ना मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ कि ये शुरू के 2-4 दिन है जरा थोड़ा सा बोरियत वाला मामला है, लेकिन फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा काम। हर रोज का जब पिछला पढ़ा भी होगा, रिवाइज भी कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, और इतने जज्बे के साथ के पेपर पास हो जाए। और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद आधा पौना घंटा, मैक्सिमम आधा पौना घंटा, कोई भी आपके सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट पढ़ो। इस सब्जेक्ट को सिर्फ आधा पौना घंटा दे दिया करते, उसमें 15 के मिनट आज का, आधा के घंटा पिछला, जो कोई भी पकड़ो उसको, चैप्टर को मेन मेन पॉइंट्स देख लो, क्योंकि बाकी सारा आपको आता होगा इंशाल्लाह। नहीं मेरे अच्छे, नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप। याद करें अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ लोग मिलकर कारोबार शुरू कर दें तो वो सोल ट्रेडर और कंपनी ना हो, क्या ये सोल ट्रेडर होंगे? क्या अगर ये मिलकर ये कारोबार शुरू कर देते हैं मिलकर, और ये कंपनी ना हो, क्या ये जो कारोबार है अलग से इंसान बनेगा? नहीं। यही आप पढ़ के आए हो ना। तो मेरे अच्छे सोल ट्रेडर, ये पार्टनरशिप की बातें देखें। पार्टनरशिप क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? एक से ज्यादा लोग आपस में एसोसिएट होते हैं, यानी कि मिलकर काम कर रहे होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? कहीं पे लफ्ज पढ़ा ना, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मतलब क्या है? एक बंदा दूसरे बंदे से एसोसिएट है, यानी कि मिलकर काम कर रहे हैं। याद रखेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? जहां पे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप जो सोल ट्रेडर होता है, इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं होती। हाँ, अगरचे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है सोल ट्रेडर। अच्छा, आप लोग तो आई पढ़ के आए हो ना, आपने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी हो। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? आज मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, फिर मुझे बताना, ताकि जरा थोड़ा सा आपको पता चल जाए माशाल्लाह। क्योंकि सर आई का क्या है सर, वो तो बगैर पढ़े भी हो जाता है। और सर हमने ऐसे ही पास किया, बड़ा बड़ा तो हमने ऐसा ही, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा मेरे को। वो भी तो पास, आई कैप कोई देकर पास हुए ना, उतना का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी रखना। लेकिन ये ना करना कि सच्ची मुच्ची ना पढ़े, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अज्यूम कर लो सामने एक दुकान है। चलो ऐसा कर लेते हैं, ये है मिस्टर ए, इसने रेडी लगा रखी है, और इसने एक दो साथ छोटू भी रखे हुए काम कर रहे हैं। उसके बाद ये है सामने सीएफई कॉलेज। उसके बाद ये है सामने पीएसओ पेट्रोल पंप। उसके बाद ये है सामने, मान लो पीडब्ल्यूसी फर्गूसन फर्म है। अच्छा, उसके बाद ये है नेस्ले। उसके बाद ये है बंदा मिस्टर कोई भी एक्स है, ये है फेरी वाला। मुझे बताओ, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मिलकर नहीं, गोली मारो, हई कल्ले कल्ले, तेरा क्या अपना कारोबार बंद करके सारे इकट्ठे हो जाए? अलग अलग दसो ना। ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा इदारा, कौन सा कारोबार? ये सारे कारोबार लहदा लहदा मेरे हर कारोबार लहदा लहदा। थोड़ी मेहरबानी मिलाना क्यों होंगे तुम, लहदा लहदा दसो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी नहीं। तो दस दो। फेरी वाला नहीं है, इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? या बाकी सारे ही हैं? ये किसने बताया? इसका मतलब किसी ने आई पढ़ के भी पास की है। आप लोगों ने भी, मेरे बच्चे, चले ठीक हो गए। देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टनर, मालकों की बात नहीं करते वहां पे। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। निशानी ये है। अच्छा, उसको ये नहीं कहते एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगरचे है वहां पे, लेकिन हम वहां पे क्या कहते हैं? एक या दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है एक मतलब मालिक हो, एक एम्प्लॉय। वो क्या बन जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन। वो ये जो रेडी वाला है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जहां पे काम को ऑर्गेनाइज करके किया जा रहा हो ना, तूने क्या करना है, इसलिए क्या करना है, तो एक्चुअली वो क्या, हमारे घर में ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लाजमी तो कमर्शियल ही हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जहां पे कुछ लोग मिलकर, हाँ कोई मतलब माशाल्लाह कर रही है, शेख रशीद मान लो, है? वो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। क्योंकि वालदा भी बेचारा वो रो रहा था पिछले दिनों में, वो भी नहीं है उसकी। लेकिन बहरहाल, अल्लाह माफ करे। लेकिन बहरहाल उसे एम्प्लॉय शम्प्लॉय तो रखे होंगे ना। बेटा कौन सा सब्जेक्ट है आपका? अभी बैठ जाए, वैसे थोड़ा सा वेट कर लें, 15 मिनट अभी हैं क्लास में। ये समझ आ गई ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? उन्हें क्या क्या, ऐसे थोड़ी बी लॉ की क्लास है, पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करना है। अभी सी लॉ में भी बर्दाश्त करें, उन्हें क्या कि बेहतर यही है कि इसको दिन आप बाहर बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, ना हो कि तो मोबाइल देख तो गाना चल जाए। ले मरोज, जरा देखो इसको, पार्टनरशिप क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर, और बिजनेस के साथ सी बात, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट। अच्छा, ये बकवास कर रहा है वैसे। इसने बोला ना कि हर पार्टनर क्या करता है? कैपिटल। हाँ, यहाँ पे ये कह सकता है कि कैपिटल ही हम दो हिस्सों में रख देते हैं, एक पैसे की शक्ल में और दूसरा स्किल्स की शक्ल में। इस तरह कर ले, कोई सर्विस लेकर आता है, कोई पैसा लेकर आता है, या कोई और एसेट्स लेकर आता है। तो इस तरह रख ले तो बेहतर है। अगरचे हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, लेकिन मेरे बच्चे पैसे की शक्ल में कैपिटल नहीं होता। कोई स्किल्स लेकर आ रहे होते हैं कई, और कई बात का तो माशाल्लाह स्किल्स सबके पास ही नहीं होती, कोई सिर्फ पैसा ही लेकर आ रहे होते हैं। और स्किल्स के लिए क्या रख लेते हैं? लोगों को रख लेते हैं, काम चल जाता है। उसके बाद कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस इज, ये हमारी क्लास कितने बजे तक है? कितने बजे तक है?
अच्छा, तभी मेरे बच्चे वो सही टाइम पे आ रहे थे बच्चे। मैं इसको समझ रहा था कि हमारी क्लास 3 बजे तक है। बस ये आखिरी बात आज की। कह रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन बाय द लॉ। इसमें मुश्किल तो नहीं? पार्टनरशिप अगर शुरू कर भी देते हो, पार्टनरशिप बिजनेस, उस पार्टनरशिप बिजनेस की कानून की निगाह में कोई हैसियत, तो फिर हैसियत किसकी है लॉ की निगाह में? पार्टनर्स की, मालिकों की। कहता है इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। याद है बचपन में आपने डिस्कस किया। अगर अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, ये पार्टनर है आपस में। इन्होंने किसी मिस्टर डी से 15 लाख रुपए का उधार लिया हुआ। ये 15 लाख रुपए का उधार किसने वापस करना? सबसे पहले तो ज्वाइंटली वापस करे ना, जिस तरह के वो पार्टनर है मिलकर वो वापस करे। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर मिस्टर डी चाहे तो ये पैसा किसी एक पार्टनर से भी पूरे का पूरा 15 लाख रिकवर कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में मेरे बच्चे हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए भी जिम्मेदार होता है। याद रखेंगे। तो ये मिस्टर डी चाहे तो ये 15 लाख रुपए तीनों से इकट्ठा करके रिकवर कर ले, चाहे तो किसी एक से रिकवर कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर जो होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। सेवरल का मतलब क्या? इंडिविजुअली। हाँ, अगरचे वो 15 लाख रुपए, सर वो अकेला मालिक थोड़ी था उसमें, पार्टनर था, बाकी भी तो थे। लेकिन अगर मिस्टर डी एक से रिकवर कर लेगा मिस्टर सी से 15 का 15, मिस्टर सी फिर क्या करेगा? बाकी दोनों से कंट्रीब्यूशन मांगेगा। अगर वो नहीं दे रहे तो उनके ऊपर वो लहरा केस करके अपना हिस्सा रिकवर करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा कोई नहीं। हम सब लोग यहाँ पे सीएफसी के पार्टनर हैं। थर्ड पार्टी के पैसे देने को चाहे हम सब पर इकट्ठा करके हमसे पैसे ले ले, या केस करना चाहता है इकट्ठा केस कर दे, चाहे वो अकेले राणे भी पढ़ ले, कह राणा साहब पैसे दो। मैंने कहा कि बाकी पार्टनर से पूछो, कहता मैं नहीं पूछना, वो तुसी जानो तो कम जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे कौन जिम्मेदार होगा? वो अकेला मुझ पर ही केस करके सारे पैसे रिकवर कर सकता है। और अगर मैं लाइबिलिटी सारी पे कर दूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं आपसे मांगूंगा, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं आप पर केस करूंगा। याद रखेंगे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड तो होती ही होती है, लेकिन साथ ज्वाइंट एंड सेवरल भी होती है, मतलब ज्वाइंटली मिलकर भी और अकेले अकेले भी। तो मेरे बच्चों यहां तक आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ के आना। कल याद दहानी करा रहा हूँ, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट पास पेपर आपको दे दिए जाएंगे। वो पास पेपर बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं होंगे, मतलब पिछली 2-3 अटेम्प्ट मिसिंग होंगी उसके अंदर, लेकिन वो हम यहाँ पे वैसे ही क्लास के अंदर वो करेंगे पास पेपर्स। तो जितने का आपको दे दिए, और जितने एमसीक्यूज हैं मोस्टली वो आपको दे दिए गए हैं किताब के अंदर। आई कैप की किताब में जितने एमसीक्यूज टेस्ट हुए हैं मोस्टली हैं, बजाय पिछली 2-3 अटेम्प्ट के, सिर्फ क्योंकि किताब अपडेट नहीं हुई आई कैप वाली। आई कैप ने खुद ही नहीं की, ये ना कहना कि यहाँ पे। तो वो जितने एमसीक्यूज होंगे और जितने सवाल होंगे इस तरह के पिछली 2-3 अटेम्प्ट के, वो यहाँ पे क्लास में करेंगे। बस आप जितने आपको पास पेपर शेयर कर दिए जाएंगे फिलहाल, अभी आपने वो करने हैं। और जो अच्छा एक और चीज बता दूं, आई कैप की किताब जो आपको मिलेगी ना, इसके अंदर ही क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन होंगे, वो आई कैप के पास पेपर है। आई कैप कहता है कि सर मेरी किताब पढ़ लो, इसके अंदर जितना का मटेरियल है सिर्फ वही कर लो, पास होने के लिए काफी है। इसी में मेरे बच्चे आई कैप के पास पेपर एमसीक्यूज भी हैं, इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सारे आई कैप के पास पेपर हैं। साथ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आई कैप ने कुछ। तो आई कैप अज्यूम कर रहा है कि मैं पहले देखो, आई कैप का ना क्वेश्चन बैंक लैदा हुआ करता था इसका, बी लॉ सी लॉ ये सारे सब्जेक्ट्स का 8 के 8 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक लैदा हुआ करते थे। अब आई कैप ने क्या कर दिया, मोस्टली किताबों के क्वेश्चन बैंक उसके साथ ही मिक्स कर दिया उन्होंने, किताब में मर्ज कर दिए। कुछ के अभी भी लैदा पड़े, जैसे टैक्स है उसका क्वेश्चन बैंक अभी भी पड़ा है। अगर कोई आप में से आई कैप का वो जो टैक्स पढ़ रहा हो तो लाजमी तौर पर साथ क्वेश्चन बैंक करे, वो इतना ही काफी है। आई कैप की किताब, आई कैप का दिया हुआ क्वेश्चन बैंक पास करने के लिए, आई कैप का कोई भी अपना मटेरियल है वो उस पेपर को पास करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको किसी भी मटेरियल को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके जो वो होंगे टेस्ट होंगे उससे हटके होंगे कुछ, और भी अगर हुआ तो इंशाल्लाह, अदरवाइज जरूरत नहीं। क्या रखेंगे? कोई सवाल हो? इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है मेरे बच्चे इसी टाइम। फिलहाल मेरे बच्चे थोड़ा कर इसको जरा देखिएगा, लिंक वगैरह शेयर कर दिया करेंगे उसमें, रिकॉर्डिंग का भी। तो जब 5 जुलाई के बाद फिर देखेंगे इसको। अगर बाकी बच्चों का कोई इशू ना हुआ तो उसको चेंज कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। अल्लाह करे वो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। कब तक खत्म होगा? 31 जुलाई को आगे खत्म होगा, ऐसे ही है ना? और 5 अगस्त को हमारा, यानी कि नॉर्मल क्लासेस उसी वक्त खत्म हो रही होनी है जब हमारी खत्म होगी। लेवल चेक करो फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं होगा कि मैं फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा, मैं वैसे तेज तेज बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं देखा राणा साहब फास्ट ट्रैक ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरी बोलने का